हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 11 आपके सीए फाइनल ऑडिट का एसएई वाला चैप्टर। एसएई 3400, 3402, 3420 सब इस वीडियो में हम रिवाइज कर लेंगे। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए इस चैप्टर के लिए मैं बहुत सारे हैंड रिटन चार्ट्स बना के लाया हूं और बहुत ही इजी तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर मैं समझा दूंगा। तो तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे लल्ला। तुम आराम से बैठो, कुर्सी की पेटी बांध लो, वीडियो की स्पीड 2x पे भगा रखी है तो उसको जरा 1x पे कर लो, बस। इसके अलावा तुमको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर होंगे, 100% चीजें समझ में आएंगी, चार्ट से चीजें याद भी हो जाएंगी और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में देख लें। ठीक है जी। तो तुमको कुछ नहीं करना है, वीडियो को शांति से देखना है और प्लस में इस वीडियो को लाइक कर देना आगे बढ़ने से पहले। तुम लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लस में सीए फाइनल के बाकी बच्चों तक पहुंचने में मुझे मदद मिलती है। ठीक है जी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तभी आप ही के सपोर्ट के भरोसे मैं बाकी बच्चों तक पहुंच पाऊंगा। उसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता है नहीं। ठीक है जी। वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट जरूर करके जाना कि सर आई विल डेफिनेटली स्कोर एग्जामिनेशन दिस टाइम। एंड तीसरी चीज, इस चैनल को जरा सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ उड़ान बैच। तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इस बैच की हाईलाइट क्या है? हमारी 230 पेजेस की बुक। 230 पेजेस का मतलब जानते हो? 230 पेजेस का मतलब है कि मैंने इस बुक को 100-150 पेज का नहीं किया। मार्केटिंग के चक्कर में, कॉस्ट बचाने के चक्कर में, पेज कम करने के चक्कर में मैंने असली कंटेंट को निकाल के खाली हेडिंग नहीं रख दी है, मैंने इसमें प्रॉपर कंटेंट डाला है। सिर्फ अगर आप इस किताब को पढ़ के जाओगे और सिर्फ उतना ही लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 230 पेजेस का मतलब जानते हो? 230 पेजेस का मतलब है कि मैंने इस किताब को 400 पेज का भी नहीं किया है कि हाँ कंटेंट तो डाल दिया लेकिन पता चल रहा है 1.5 दिन में रिवाइज ही नहीं हो रही है। 230 पेजेस का मतलब जानते हो? 230 पेजेस का मतलब है एक बैलेंस्ड, एक स्वीट स्पॉट जिसमें आप 1.5 दिन में रिवाइज भी कर पाओगे, जिसमें पढ़ के आप पूरे नंबर भी ला पाओगे। जितने नंबर आपको चाहिए, मैं कह सकता हूँ, लिख के कह सकता हूँ, जितने नंबर आपको चाहिए। अगर आपको 95 चाहिए तो इस किताब से आप 95 भी स्कोर कर सकते हो, 90 चाहिए तो 90 भी स्कोर कर सकते हो, और 60 चाहिए तो 60 भी आएंगे, और 40 ही चाहिए तो 40 भी आएंगे। ये किताब के बाद आपको देखने की, कुछ और देखने की आपको जरूरत नहीं है। प्लस में उड़ान बैच की एक बहुत अच्छी हाईलाइट ये है कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हर एक चैप्टर में कवर कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस किस चैप्टर में तो घुमा के पूछता है, किस चैप्टर में सीधे साधे पूछता है, किस तरीके से उनको इंटरप्रेट करना है। सारी चीजें आपको इसी बैच में कराई जाएंगी। सर कितने पैसे लोगे इस बैच के? ये बैच फ्री है मेरे बच्चे। हर रोज एक वीडियो आएगी, बेसिकली हर ऑल्टरनेटिव डेज पे एक चैप्टर की एक वीडियो होगी, जिसमें पूरा चैप्टर आईसीआई के मैट के हिसाब से कवर होगा, सेम सीरियल ऑर्डर में। एक चैप्टर में अगर 5 एसेज हैं तो 5 एसेज उस वीडियो में कवर होंगे। ये है हमारा उड़ान बैच। फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा यूट्यूब पे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी। फिर एक है हमारा पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। जब मैंने उड़ान बैच की अनाउंसमेंट की थी तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें आप डेली टारगेट्स हमें दो, जिसमें आप हमें मोटिवेशन दो, स्ट्रैटेजी दो, गाइडेंस दो कि हमें आगे कैसे लेके चलना है। सर आप प्लीज ना हमारे साथ कनेक्ट भी करो, तो आप सर कुछ जूम सेशन रख लेना। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम जूम सेशंस करेंगे, डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। उस ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछोगे तो मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस मैं आपको दूंगा ऑन ए डेली बेसिस। ठीक है जी। ये हमारा पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसकी कॉस्ट भी मैंने बहुत ही कम रखी है, सिर्फ 499। एक्चुअली ना क्या है कि मैं टीचर हूँ और मैं ये मेंटरशिप वगैरह प्रोग्राम्स रन नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार बच्चों ने थोड़ी सी ज्यादा रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो इसीलिए मैंने जस्ट ये प्रोग्राम चालू कर लिया। और इसीलिए ही मैं इसमें सीट्स ना काफ़ी लिमिटेड रखने वाला हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूँ कि कैसे ज्वाइन करना है और लिंक दे दूंगा।
ठीक है जी, इसीलिए मैंने इसको फिर वेबसाइट पे भी लिंक नहीं किया कि बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तो फिर मेरे से संभलेंगे नहीं, है ना। तो सिर्फ कुछ बच्चों के लिए फोकस्ड तरीके से हम इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को लेके चलेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है जी। वन मोर थिंग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक चीज अगर आप कर लें तो आपके पेपर में 15 से 20 मार्क डायरेक्टली बढ़ जाएंगे। सर बताओ ना सर, उसी की तो जरूरत है सर। तो हमारी वेबसाइट पे मैंने इंट्रोड्यूस किया है पहली बार एक यूनिक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सुपर मॉक्स। क्या होते हैं सर सुपर मॉक्स? टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि टेस्ट सीरीज जैसे आपको बाकी टीचर्स देते हैं, आपको समझ में आता है। देखो इंटर में मुझे 4 अटेम्प्ट लगे थे और फाइनल में बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट। एक चीज जो बदल गई, क्या? इंटर में मैंने धक्के खा के गिर के अपनी गलतियां सीखी और फाइनल में मैंने वो गलतियां नहीं करी क्योंकि मैंने वो सीख ली थी। इंटर में मेरे अटेम्प्ट्स इसलिए लगे क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि बेटा ये करो, यहां पे तुम लैग करते हो, ये तुम्हारा रियलिटी चेक है। मैं सपने तो रैंक के देखा करता था और हुआ मैं पास भी नहीं। तो मैंने तो वो सारी चीजें धक्के खा के गिर के सीखी, लेकिन जो चीजें मैंने सीख ली वो मैं आपको भी तो सिखा सकता हूं। जो चीजें मैंने कर ली जरूरी तो नहीं कि वो भी आप धक्के खा के सीखो। और बहुत सारे बच्चों को तो गिरने के बाद भी समझ नहीं आता कि गलती कहां हो रही है। तो अगर आपको एक एक्सपर्ट गाइड की जरूरत चाहिए तो वो है सुपर मॉक्स। सुपर मॉक्स में हम आपके बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से, आपके टाइम पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट लेते हैं, प्लस में हम आपको देते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट। हम आपको देते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट। चैप्टर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट का मतलब है कि जब आप ये टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, किस चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जब आप सही चैप्टर में मेहनत करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। समझ रहे हो? चैप्टर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट अगर मुझे ये किसी ने बता दिया होता तो मेरा अटेम्प्ट नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं कि मैं कहां गलत हूं, कहां मेरे को ज्यादा मेहनत करनी है। मैं फिर वही पन्ने पर पलट रहा हूं। शुरू के चैप्टर तो भाई साहब इतने बढ़िया कर लिए और आखिरी के चैप्टर मेरे को पता ही नहीं चल रहा। फिर आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है? जब भी आप रिवीजन करने बैठते हो तो पहली रिवीजन पे लगाते हो अच्छा खासा टाइम, 10 दिन 15 दिन, और होना भी ऐसे ही चाहिए। दूसरी रिवीजन पे आप लगाते हो कम टाइम कि 5 दिन लगा दिए, 7 दिन लगा दिए, और तीसरी रिवीजन पे लगाते हो आप बिल्कुल ही कम टाइम, 2 दिन में कर लिया, 3 दिन में कर लिया। तो उसी के हिसाब से हमने सुपर मॉक्स डिजाइन करे हैं कि पहली रिवीजन में हम आपका 100% सिलेबस का टेस्ट लेते हैं, क्योंकि आपने अच्छा टाइम लगाया, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट लेते हैं। दूसरी रिवीजन में आपके पास टाइम कम है, रिवीजन करने के लिए टाइम कम है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसमें डालते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डालते हैं, लेकिन टेस्ट ये भी 100 मार्क्स का होता है। और तीसरी रिवीजन में हम उससे भी कम, क्योंकि तीसरी रिवीजन में आपके पास बहुत ही कम टाइम है, 2 दिन है, 3 दिन है, तो उससे भी कम हम सिर्फ और सिर्फ सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको देते हैं। 100 मार्क्स का ये भी टेस्ट होता है, ताकि आपका टाइम बहुत कम लगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज पे आप फोकस करो और तगड़े मार्क्स स्कोर करो। समझे? तो ये है हमारे सुपर मॉक्स। ये कॉन्सेप्ट अभी तक कोई लेके आया नहीं है, और मैं बता रहा हूं आपको थोड़े टाइम में यही कॉन्सेप्ट आपको कॉपी होता मिलेगा। तो मैंने आपको सारी चीज समझा दी, उड़ान बैच के बारे में बता दिया। बुक अगर आपको खरीदनी है 230 पेजेस वाली तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने आपको मेंटोरशिप के बारे में बता दिया। ये मेरा नंबर है, डाउट पूछने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को डाउट्स भेज सकते हो। चाहे आपने मेरे से क्लासेस ली है, मेंटोरशिप ली है, नहीं ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे को डाउट भेज देना, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। बाकी चीजें अगर आपको चाहिए तो वो पर्सनलाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। तीसरी चीज सुपर मॉक्स मैंने आपको बता दी, और इससे जरूर आपके 15 से 20 मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भाई मैं एक मेले पे गया था और वहां पे बैठे पंडित जी, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, कह रहे बच्चा इधर आ। मैं कहा हाँ जी पंडित जी। कह रहे हाथ दिखा। मैंने दिखाया। कह रहे बच्चा तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, तो देश विदेश की यात्रा करेगा, तेरे पास घर गाड़ी बंगला बहुत सारी गाड़ियां होंगी, तेरे धनराशि में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मैं कहा जी पंडित जी। कह रहे बच्चा। मैं कहा जी पंडित जी। कह रहे दक्षिणा रख दे अब।
मैं कहा यार ये बाबा बनने में तो बहुत स्कोप है कि बुलाओ सामने वाले को, उसको कुछ भी बता दो, उसके भविष्य के बारे में आपको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं करता है, कौन, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, भविष्य के बारे में बता दो, कल को हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं, और पैसे ले लो। मुझे लगा इतना स्कोप वाला काम तो मेरे को भी करना है। अब खाली बाबा बनने के बाद ही स्कोप क्यों हो रहा है ना, सीए बनने के बाद भी होना चाहिए। तो फिर हमने सोचा, सीए वालों ने मंडली बिठाई और हमने सोचा कि भाई हम भी, स्कोप तो हमको भी चाहिए, हम भी ऐसा कुछ काम करेंगे। तो हमने काम करना शुरू किया, हमने अश्योरेंस देना शुरू किया भविष्य के ऊपर, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं SAE 3400, हम रिवाइज करने वाले हैं SAE 3400 जो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। क्या होती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऐसी चीज जो अब तक हुई ही नहीं, जो कल को होगी या नहीं होगी हमें पता भी नहीं, लेकिन हम अपने अंदाजे मारे कि बच्चा तेरे पास बहुत गाड़ियां होंगी, तेरी कंपनी की टर्नओवर करोड़ों में जाएगी, तेरी कंपनी की ग्रोथ छप्पड़ फाड़ देगी, ये सारी बातें आती हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर किसी को बनानी हो, कल के लिए कुछ चीजें बतानी हो, तो वो कैसे बताएगा? अंदाजे लेगा, एस्टिमेट लगाएगा, अजम्पशंस लेगा, है ना। तो अब अजम्पशंस लेंगे, पर अजम्पशंस भी दो तरह की हो सकती हैं। एक तो समझदारी से ली गई अजम्पशंस। अब हमारी चिंकी है, चिंकी ने क्या किया, उसको ड्रेसेस का बहुत शौक है, सजने संवरने का बहुत शौक है, गेट रेडी विद मी की रील्स बनाती है, तो उसने सोचा कि सारी दुनिया मेरे को देखती है, मेरे कपड़े खरीदना चाहती है, तो मैं क्यों ना एक कपड़े का ब्रांड शुरू करूं। चिंकी ने कपड़े बेचने शुरू किए और उसका ब्रांड धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। चिंकी को लगा कि यार पैसे की जरूरत पड़ रही है, बहुत पैसा चाहिए, कहाँ जाए? चिंकी चली गई शार्क टैंक में। अब शार्क टैंक में चिंकी गई है और उनको बता रही है कि सर ये मेरे पिछले साल के फाइनेंशियल्स, ये मेरी प्रोडक्ट रेंज, ऐसे कलरफुल प्रोडक्ट्स हैं, कोई रखता भी नहीं है, सारी लड़कियां प्रिंसेस रखती हैं, ये वो। चिंकी ने आधा घंटा माथा खाया और फिर कह रही है कि सर आप मुझे ना फंडिंग दे दो। उन्होंने कहा कि चलो तुमने बता दिया कि पिछले साल 1 करोड़ था, उससे पिछले साल 50 लाख था, उससे पिछले साल 30 लाख था, ग्रोथ तुमने बता दी, अगले साल क्या करने का इरादा है? चिंकी ने कहा कि सर अगले साल आप मेरे को फंडिंग दोगे ना तो 15% से तो मेरी कंपनी बढ़ ही जाएगी। शार्क्स ने कहा ठीक है। तो चिंकी को उन्होंने फंडिंग दे दी कि 15% से इसकी कंपनी अगले साल बढ़ेगी, और चिंकी पैसे लेके वापस आ गई। यही चीज घर पे बैठा चिंटू भी देख रहा था। उसने कहा कि चिंकी ने तो कुछ करा भी नहीं, चिंकी ने तो ये बताया कि कल को मेरी ग्रोथ 15% हो जाएगी और उसको कल के बदले पैसा मिल गया, अभी तो उसका माल बिका ही नहीं। तो चिंटू ने कहा कि मेरे भी बहुत सपने हैं, मेरे भी सपने हैं और मेरे तो सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो चिंटू भी गया शार्क टैंक पे अपना बिजनेस लेके। क्या बिजनेस था? बुर्गर का बिजनेस था उसका। चिंटू भी गया, सुनाने लगा, शार्क्स को टेस्ट कराया उसने कि खाओ बर्गर खाओ। सब शार्क्स ने खाया। फिर बताना चालू किया उसने, कह रहा सर कल मेरी हुई थी 300 की सेल, उससे पहले दिन हुई थी 600 की सेल, उससे पहले दिन हुई थी 800 की सेल। तो सेल तो चल रही है तुम्हारे भाई की बढ़िया, एक दिन की, कभी कभी तो सर 1000 की भी हो जाती है, तो आपको खरीद लूंगा कुछ दिनों में। तो बात ऐसी है, लेकिन स्टिल मेरे को अभी फंडिंग चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा भाई क्या विजन है तेरा? कह रहा तो मैं ये सोचता हूँ कि अगले 2 साल में मेरी बर्गर की रेडी की इतनी फ्रेंचाइजी होंगी कि पूरे देश में सिर्फ मेरे ही बर्गर बिकेंगे। शार्क टैंक वाले कह रहे कैसे? कह रहे सर मैं बता रहा हूँ ना, मेरा विजन इतना बड़ा है, मेरे सपने इतने बड़े हैं, मैं पंडित जी को हाथ दिखा के आऊं, वो कह रहे हैं कि तेरी बर्गर की रेडियां होंगी, पर भाई तेरे बर्गर तो 500-1000 के बिक रहे हैं। पर सर मैं कह रहा हूं कि बिक जाएंगी, आप चिंता मत करो, ट्रस्ट मी ब्रो, भाई पे भरोसा नहीं तुमको। अब चिंटू क्या करने की कोशिश कर रहा है? कुछ भी फालतू की अजम्पशंस लिए जा रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम इतनी रेडियां खोल देंगे, इतनी फ्रेंचाइजी खोल देंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड चिंकी ने जब बताया कि सर ये मेरी सेल्स है, ये मेरी प्रोडक्ट रेंज है, ये मेरी ग्रोथ है, तो कौन सा एस्टिमेट ज्यादा बेटर लगा तुम्हें? ये वाला उसके मुकाबले तो बेस्ट ही है। तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस। ऐसी अजम्पशंस जब हम सोचते हैं जहां पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ये तो हो ही जाएगा। मैनेजमेंट अपने प्रोस्पेक्टिव कल आने वाले कल के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है उसको 2 तरह की अजम्पशंस के बेसिस पे बना सकती है। एक है बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस। बेस्ट एस्टिमेट वो जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि भैया इतनी तो ग्रोथ हो ही जाएगी, इतनी तो सेल्स हो ही जाएगी। ये मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है
और इसमें एडवर्स डेविएशन का कोई बहुत ज़्यादा रिस्क होता नहीं है कि मैनेजमेंट बोलती है कि सर 15%, तो अराउंड हमें पता है कि भैया 15% हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से भी तो ये 10 से 12%, 15% की रेंज में ग्रो कर ही रही है, तो अगले साल भी कर लेगी। तो इसमें डेविएशन का रिस्क नहीं होता, और खासकर नीचे जाने वाला एडवर्स डेविएशन का रिस्क नहीं होता। ये कैसे बताई जाती है? मार्केट कंडीशंस के बेस पे बनाई जाती है, सीजन्स के बेस पे बनाई जाती है कि सर आइसक्रीम का सीजन आ रहा है तो इतनी तो सेल बढ़ ही जाएगी। कस्टमर के बाइंग पैटर्न के ऊपर बनाई जाती है। पूरा डेटा हम एकत्रित करते हैं और उसके बेस पे कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस। जैसे कि चिंकी एक्सपेक्ट्स हर क्लोथिंग सेल टू इंक्रीज बाय 15%। इसको अगर आपको एक लाइन में हिंदी में समराइज करना हो तो ये है, इतना तो हो ही जाएगा। ये वो वाली अजम्पशंस कि कल का हम बता जरूर रहे हैं लेकिन हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इतना तो हो ही जाएगा, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री भी है, कस्टमर के बाइंग पैटर्न भी है, मार्केट की कंडीशन भी है, हमारा एक्सपीरियंस भी है, तो इतना तो हो ही जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हाइपोथेटिकल, जो मैनेजमेंट को खुद भी नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, मैनेजमेंट अंधेरे में तीर मार रही है कि शायद हो ही जाए। मैनेजमेंट डज नॉट नेसेसरली एक्सपेक्ट्स इट टू टेक प्लेस। मैनेजमेंट चाह रही है कि हम एक नया फोन लॉन्च करेंगे और मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये फोन तो तबाही मचा देगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट को खुद भी नहीं पता, बस वो उम्मीद है उसकी कि काश ऐसा हो जाए। तो मैनेजमेंट डज नॉट नेसेसरली एक्सपेक्ट्स इट टू टेक प्लेस, दिस इज अ माइट हैपन सिनेरियो कि क्या पता हो जाए, है ना। एग्जाम्पल, 7 साल के कैश फ्लो प्रोजेक्शंस आपने बना दी, जैसे वो होती नहीं है इंटरव्यू में टाइम पास करते हैं वो कि टेल मी वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। मेरा इंटरव्यू हो रहा तो मेरा मैनेजर, कंपनी का जो हायरिंग मैनेजर है, सेकंड राउंड में मेरे से पूछ रहा, फाइनल राउंड में, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। मैं कहा सर मैं जो भी सोचता हूँ होता तो है नहीं। तो इससे बढ़िया इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा मैं इंटरव्यू में, स्वैग देख रहे तुम भाई का, और उसने सिलेक्ट भी कर लिया मेरे को, मैंने कंपनी भी ज्वाइन करी इसके बाद। मैं कहा कल को जो होगा वो होगा, मैं इतना फालतू सोचता नहीं। मैं कहा सर आई हैव अ रटाया आंसर, बट जो भी मैं सोचता हूँ वो होता तो है नहीं, तो लेट इट भी। मेरे को नहीं पता कि कल को क्या होगा, कल को कहाँ जाऊँगा, और फिर मैं कंपनी छोड़ के आ गया। ठीक है, चल, तो ये माइट हैपन सिनेरियो कि क्या पता हो जाए, होगा कि नहीं होगा मैनेजमेंट को भी नहीं पता, लेकिन यहां पे मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है कि भैया इतना तो हो ही जाएगा। ऑडिटर को, प्रैक्टिशनर को क्या चेक करना है, सीए को क्या चेक करना है, क्या तुमको हमने ज्योतिष विद्या सिखाई है? नहीं सिखाई। क्या हमने तुमको क्रिस्टल बॉल चलाना सिखाया है कि कल को क्या होगा? नहीं सिखाया। तो तुम बस ये चेक करोगे कि जो अजम्पशंस हैं वो अनरियलिस्टिक तो नहीं, जो अजम्पशंस हैं वो अनरीजनेबल तो नहीं, कि वो आदमी कह रहा है कि तोड़ देंगे, तबाही मचा देंगे, बहुत मेहनत करेंगे, खून पसीना एक कर देंगे। नहीं, आपको ये देखना है कि उसकी बातों के पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं। ठीक है जी, और कंसिस्टेंट तो है ना विद द पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी आपके assumptions ली जा रही हैं। एक बात बताओ मुझे, क्या हम यहां पर तसल्ली दे रहे हैं, रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है? क्या हम यहाँ पर ऑडिट कर रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर हम ऑडिटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा अब पूरे चैप्टर में ना ऑडिटर 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 लिखा होगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल रहे कि कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी साइन कर सकता है और किसी और सीए से भी कराई जा सकती है। ठीक है, तो ही कैन बी ऑडिटर और ही कैन बी एनी अदर सीए। यहां पर हम ओपिनियन देंगे, ओपिनियन। रिव्यू में हम क्या देते थे? कंक्लूजन। यहां पर हम बहुत ज्यादा तसल्ली नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स, कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ है ही नहीं। हमारे पास तो बस उनकी अजम्पशंस है कि भैया इस अजम्पशन पे उसने सब कुछ बना दिया, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो दे नहीं सकते, हम ये तो कह नहीं सकते कि ये सब सही है। हमें तो पता ही नहीं, हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, जो भी है उसकी अजम्पशंस है। तो हम एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं। हम ये बोलते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस में नथिंग नॉट की लैंग्वेज यूज करते हैं, नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस यूज करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि हमारी नजर में ऐसा तो कुछ नहीं आया है, ऐसा तो कुछ नहीं आया है,
जिससे हम बोलें कि अजम्पशंस रीजनेबल नहीं है, नथिंग नॉट की लैंग्वेज। ठीक है जी, तो इससे हमें पता चल जाता है कि भैया ये एक रीजनेबल नहीं, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है एज कंपेयर टू ऑडिट। दो तरह की अजम्पशंस होती हैं, बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस। क्या यहाँ पर हम ऑडिट कर रहे हैं? नहीं, लेकिन चेकिंग तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑडिट प्रोसीजर्स ना बोल के एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स बोलते हैं। फिर आईसीआई बोलता है स्ट्रिक्टली कि भैया कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ अपना नाम मत जोड़ लेना जो तुम्हें पता है कि भैया गलत है या जिसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले ही मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं, लोअर लेवल एज कंपेयर टू ऑडिट एश्योरेंस दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे विड्रॉ करने को तैयार ही रहते हैं भाई साहब। अगर कोई गलती आ गई तो हम सोचते हैं कि भैया छोड़ दो, फालतू में अपना नाम खराब होगा, डिग्री जाएगी। अगर हमारे पास लैक ऑफ एविडेंस है तो हम सोचते हैं छोड़ दो, फालतू में अपना नाम जाएगा, डिग्री खराब होगी, दफा हो जाओ यहाँ से। बात समझ में? ये थे कुछ बेसिक्स आपके। हमने कहा कि जब भी हम फ्यूचर के लिए कोई भी डेटा बनाते हैं तो हमें लेनी पड़ेगी अजम्पशंस। अजम्पशंस हो सकती हैं दो तरीके की, बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल। बेस्ट एस्टिमेट का मतलब मैनेजमेंट सोच रही है कि साहब इतना तो हो ही जाएगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मार्केट कंडीशंस के बेस पे। हाइपोथेटिकल में मैनेजमेंट भी तुक्के मार रही है कि सर ये हो सकता है, वो हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, ना मैनेजमेंट को कंफर्म है ना हमें कंफर्म है। ठीक है जी, हम एज अ सीए क्रिस्टल बॉल चला नहीं सकते, हम बस ये देख सकते हैं नॉट अनरीजनेबल, यानी कि जो अजम्पशंस हैं वो कहीं अनरीजनेबल या अनरियलिस्टिक तो नहीं। और फिर कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई कि जब भी आप SAE स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां जहां ऑडिटर लिखा आएगा उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही हो। यहाँ पर हम ओपिनियन देंगे, नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस देंगे। दो तरह की अजम्पशंस हैं, एग्जामिनेशन प्रोसीजर बोलेंगे इन प्लेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड हर केस में जहां पर भी गलती है, एविडेंस नहीं है, हम विड्रॉ करने के लिए तैयार ही बैठे, क्योंकि हमें अपना नाम खराब नहीं करना। ठीक है जी, आओ जरा, ये बोलता है SAE स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3400, SAE 3400 द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि दो चीजों पे बेस्ड हो सकती है, बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस पे और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस पे। जितना समझने का था समझा चुका मैं तुम्हें, अब तुम चैंपियन बन चुके हो। अब तुम देखो बस पढ़ते जाओ और 15 मिनट से पहले हम ये आराम से फिनिश कर लेंगे। फिर ये बोलता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही परफॉर्म करे, कोई भी सीए कर सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी कर सकता है। ठीक है जी, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है अजम्पशंस अबाउट इवेंट्स दैट मे अकर इन द फ्यूचर, जो हो सकता है फ्यूचर में, एंड पॉसिबल एक्शंस बाय द एंटिटी कि कल को ये हो जाएगा और हम ये कर देंगे। दिस इज हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर। इस आदमी के हिसाब से कल को कुछ और हो सकता है, उस आदमी के हिसाब से कल को कुछ और हो सकता है, और जब एक्चुअल कल आएगा तो पता चला कुछ और ही हो गया, है ना। दिस इज हाईली सब्जेक्टिव। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन और फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या होता है सर? फोरकास्ट का मतलब है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी हैं, अजम्पशंस जो ऐसे एक्शंस हैं जो मैनेजमेंट को लगता है कि हम लेने ही वाले हैं, यानी कि बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस की ये तो हो ही जाएगा। उसके बेस पे जब हम शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लंबा फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मार्केट की कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, एकदम से कोविड आ गया, एकदम से जियो आ गया, तो बाकी कंपनी ने क्या सोचा था, एकदम से सैमसंग आ गया तो नोकिया आउट ऑफ बिजनेस हो गई, जो ग्लोबल जाइंट था, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी थी, वो आउट ऑफ बिजनेस हो गई। तो बहुत ज़्यादा दूर का हम सोच नहीं सकते, इसीलिए हम छोटे टाइम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं बेस्ट एस्टिमेट पे, तो उसको बोलते हैं फोरकास्ट। की हाँ चलो ठीक है, हम 10 साल का तो नहीं लेकिन 10 महीने का तो सोच सकते हैं। इतनी जल्दी तो इतना कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, 10 महीने तो चीजें चल सकती हैं, तो वहां का हम बनाते हैं फोरकास्ट बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस लेके। यहाँ पर कोई भी बहुत ज्यादा प्रोविजन नहीं होता, रिस्क ऑफ एडवर्स ओपिनियन नहीं होता कि यार 5% सोचा है, 15% सोचा है तो उतना तो हो ही जाएगा, गलत नहीं होगा वो हमारा। प्रोजेक्शन इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल असम्पशंस कि अगले 5 साल, अगले 7 साल में ये कर देंगे और ऐसा हो जाएगा।
about future events and management action which are not necessarily expected to take place। ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि भैया वो होगा ही होगा, हो सकता है वाली बात है ना। व्हेन एंटिटीज आर इन अ स्टार्टअप फेज या फिर ऑपरेशंस चेंज करने वाली होती हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है, तब बनाई जाते हैं यूजुअली प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन में बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल का मिक्स भी यूज किया जा सकता है कि कुछ चीजें सही अपने हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से प्रोजेक्शन बड़ी भी बनाई जा सकती है ना, कि पहले साल के लिए तो हमने बेस्ट एस्टिमेट यूज कर लिए, अगले 4 साल के लिए हमने हाइपोथेटिकल अजम्पशंस यूज कर लिए। एग्जांपल, नया प्रोडक्ट क्रिएट करते टाइम, प्लांट सेटअप करते टाइम और अगले 7 साल के कैश फ्लो के प्रोजेक्शंस हमने दे दिए। तो 7 साल इज अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, हमें नहीं पता कि कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसलिए वो इतना सही बैठता ही नहीं, इसलिए हम उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल केस सिनेरियो अज्यूम करके अजम्पशंस लेके हाइपोथेटिकल अजम्पशंस के बेस पे आपने वो बना दिया। फिर है स्कोप ऑफ SAE 3400। ये सिर्फ फिगर्स वाली इंफॉर्मेशन पे अप्लाई होता है, जनरल जो नरेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं, जो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस होता है, उस पे नहीं लगता है। does not apply to general or narrative terms such as management discussion and analysis in annual report। प्लस एक चीज आप हमेशा याद रखना कि SC 200 से लेके SC 700 वाले जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो तो हम काम करते टाइम लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके अलावा SAE के रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। जिम्मेदारी किसकी है सर बनाने की? कौन बनाना चाहेगा फोरकास्ट प्रोजेक्शन? क्या ऑडिटर बनाना चाहेगा? एंटिटी बनाना चाहिए। उसी को या तो शार्क टैंक से फंडिंग उठानी है, उसी को या तो लोन लेना है, उसी को इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, तो एंटिटी ही बनाएगी। तो साहब जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने की। क्या क्या जिम्मेदारी है उसकी? आइडेंटिफाई करना क्या क्या अजम्पशंस उसको लेनी है, डिस्क्लोज करना सारी अजम्पशंस को, एक्सप्लेन करना कि हमने ये फोरकास्ट बनाया है, हमने ये प्रोजेक्शन बनाई है, तो किस बेसिस पे बनाई है, क्या अजम्पशंस लेके बनाई है, हर एक चीज आपको अच्छे से डिस्क्लोज करके चलनी है। कह रहा है कि ऑडिटर का मतलब ये नहीं है कि हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोल रहे हैं, ऑडिटर अदर देन CA को भी हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, अदर देन CA भी हो सकता है। फिर ये कह रहा है नेचर ऑफ अश्योरेंस रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट रिलेट्स टू एक्शंस नॉट येट अकर्ड, जो अभी हुए नहीं है और शायद कल को हो ही ना। और एविडेंस भी यहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेड ही होता है, हम भी बस इस अजम्पशन पे चल देते हैं कि भैया लग तो ये सही ही रहा है तो कल को हो ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? इसलिए हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओपिनियन मतलब रीजनेबल अश्योरेंस यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस एक्सप्रेस नहीं करते। क्या एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को जोड़ के देख सकता है, अपना नाम जोड़ सकता है? हालांकि सेकंड शेड्यूल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ते हैं, सेकंड शेड्यूल का क्लोज 3 हमें बोलता है कि एक CA इन प्रैक्टिस को गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा अगर वो अपना नाम लगाता है किसी भी एस्टिमेट ऑफ अर्निंग जो कि फ्यूचर में होने वाली है, इस तरीके से कि सामने वाले को लगता है कि यार ये तो सही है, एक्यूरेट है कि कल को इतना ही होगा, तो हम गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट माने जाएंगे। तो सर पर इतनी देर से तो आप पढ़ा रहे हो, मैं ये कह रहा हूं फर्क ये है कि भाई हम एक्यूरेसी के लिए वाउच नहीं कर रहे। हम जब लिखेंगे भी तो भी हम ये लिखेंगे कि इनकी अजम्पशंस अनरीजनेबल नहीं है, ठीक है जी। हम ये नहीं कहेंगे कि ये फिगर्स जो है ये सही है, कल को ये अमाउंट हो ही जाएगा। हम बस ये बोलेंगे कि जिस अजम्पशंस के बेसिस पे डेटा बनाया गया है वो अनरीजनेबल नहीं है, ठीक है जी। फिर है above clauses does not preclude a CA from associating his name with prospective financial statement। कह रहा है एक तरफ तो CA एक्ट बोलता है कि एक्यूरेसी के साथ अगर आपने अपना नाम जोड़ा और ये बोला कि कल को ये फिगर हो सकती है, एक्यूरेसी वाउच करने की कोशिश की, तो यू विल बी डीम्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन हमने इस चीज के लिए मना नहीं किया है कि अपना नाम प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ो ही मत। आप प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन के प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फोरकास्ट को रिव्यू कर सकते हो, अगर उन सभी प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन में लिखा हो कि हमने किस सोर्स के बेस पे, क्या बेस लेके, क्या अजम्पशन लेके ये चीज बनाई है, ये इंफॉर्मेशन बनाई है। और जब तक आप एक्यूरेसी के लिए वाउच नहीं कर रहे हो ना, जब तक आप ये नहीं बोल रहे हो कि भैया ये तो हो ही जाएगा, सही ही लिखा हुआ है, तब तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हो।
सेम गोज फॉर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्यूरेसी के लिए वाउच नहीं करना है। सीए जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन कर रहा है, उसकी क्या ड्यूटी है? उसकी पहली ड्यूटी है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना नहीं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना। क्या ये एक ऑडिट है? नहीं, ये एक एग्जामिनेशन है ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहां पर हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे, ना कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या जिम्मेदारी है हमारी? हमको ये देखना है कि जो भी बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन, जो भी हाइपोथेटिकल अजम्पशंस ली गई हैं, वो अनरीजनेबल नहीं है और कंसिस्टेंट है विद द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें देखना है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी हमने ली है अजम्पशंस, उसी के बेस पे बनाए गए हैं। पहला हमने देखा कि अजम्पशंस अनरीजनेबल नहीं है। दूसरा हमने देखा कि अजम्पशंस के बेस पे अगर हमने 10% बोला इंक्रीज, तो उसी के हिसाब से प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई गई है। प्लस हमें ये देखना है कि सारी अजम्पशंस को एडिक्वेटली डिस्क्लोज करा होना चाहिए, सामने वाले को बताया होना चाहिए कि भैया ये अजम्पशन लिया और ऐसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीज देखोगे? आप देखोगे कि इस इंफॉर्मेशन का यूज कहाँ होगा। क्या ये इंफॉर्मेशन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? अगर एक कंपनी को लोन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है कि कंपनी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनवाएगी, आपसे रिव्यू कराएगी और बैंक वाले को दे देगी, बैंक वाला उसके बदले लोन दे देगा, है ना। कंपनी ने किस तरह की अजम्पशंस ली हैं, बेस्ट एस्टिमेट या हाइपोथेटिकल, क्या क्या चीजें बनाई हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, क्या क्या बनाया है और कितने पीरियड के लिए बनाया, अगले 1 साल 2 साल 10 साल कितने टाइम के लिए बनाया है। ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए एंगेजमेंट या विड्रॉ कर लेना चाहिए अगर उसे लगता है कि अजम्पशंस अनरियलिस्टिक है। वो कह रहा है कि जी 500% बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे? जी हम बहुत मेहनत करेंगे। अरे तो वो तो अब भी कर रहा है, तू अगली बार क्या कर लेगा? तो अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है, अगर सीए को ऐसा लगता है कि भैया अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, तो उसको एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। या फिर उसको ऐसा लगता है कि इंटेंडेड यूज जो है इसका, उसके लिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही नहीं है। ऑडिटर देखेगा, समझेगा कि किस एक्सटेंट तक वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर सकता है। देखो होगा क्या कि एक ऑलरेडी बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, उसके ऊपर आप ग्रोथ लगाओगे 10%, 15%, 7%, है ना, और ये आ जाएगी आपकी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑडिटर ये भी देखेगा कि पहले ये तो रिलायबल हो। अगर ये पुराने वाली इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी तभी तो जाके प्रोस्पेक्टिव भी रिलायबल होगी। तो किस हद तक वो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई कर सकता है, वो ये भी देखेगा। हम देखेंगे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाई गई है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट है और अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज का इस्तेमाल कर रही है। फिर कितनी डिटेल में हमें प्रोसीजर्स करने हैं, एनटीई कौन से कितनी डिटेल में, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है ऑन नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रीवियस एंगेजमेंट। अगर हमें लगता है कि पिछले साल हमने इसका काम किया था और सब कुछ सही ही था, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे ही थे, मैनेजमेंट अच्छी ही थी, अजम्पशंस फालतू नहीं लेती, तो इस बार के लिए हमारा काम कम हो जाएगा। अगर हमें लगता है कि मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है तो हमें अपना काम बढ़ाना पड़ेगा कि यार इन्होंने जगह जगह गलतियां की होंगी, सही से नहीं लिया होगा, कुछ भी अजम्पशन ले ली होगी। अगर हमें लगता है कि मिस स्टेटमेंट का लाइक्लीहुड ज्यादा है तो काम बढ़ाना पड़ेगा, एनटीई बढ़ाना पड़ेगा, नेचर अलग अलग तरीके के बढ़ाने पड़ेंगे। नेचर मतलब कौन सी तरह का प्रोसीजर आपको करना है। एक्सटेंट टू विच पीएफआई इज अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट जजमेंट। आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मैनेजमेंट की जजमेंट का कितना बड़ा रोल है। अगर बहुत ज्यादा जजमेंट इस्तेमाल हुई है तो आपको भी चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि वो सारी जजमेंट्स रीजनेबल तो है ना। ठीक है जी। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एडिक्वेसी रिलायबिलिटी, कि जिस इंफॉर्मेशन के बेस पे ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी है उसका क्या सोर्स है, क्या वो रिलायबल है कि नहीं, ये सारी चीजें आप देखोगे। एंटिटी का बिजनेस कितना स्टेबल है और एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस बिजनेस के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ। क्या ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कल को क्या हो जाए कुछ नहीं पता, या फिर ये इंडस्ट्री बहुत ही स्लो मूविंग है। अब कोका कोला है, कोका कोला पिछले 100 सालों से सेम तरीके की इंडस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक बनाती है, शुगर वाला पानी बनाती है और लोगों को बेच देती है।
तो एक तो वो इंडस्ट्री होगी जो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही सेम से चलने वाली इंडस्ट्री है। एक होगी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री, है ना, कितनी सारी चीजें नई नई आती रहती है, कितनी सारी चीजें आउटडेटेड होती रहती है। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने प्रोसीजर्स करने हैं, क्या अजम्पशंस उनकी रीजनेबल है कि नहीं। फिर एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ सीए आप देखोगे, असेस करोगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आप देखोगे कि कहीं प्रेजेंटेशन मिसलीडिंग तो नहीं, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगा रखी हैं वो क्लियरली डिस्क्लोज कर रखी हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे लगा रखी हैं। अगर कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ है तो आप उसका रीजन देखोगे और इफेक्ट देखोगे कि भैया प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए कि भैया इसको हमने ऐसे चेंज करा, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे लेके आए तो इसलिए लेके आए और इसका ये जगह पे इफेक्ट आ रहा है। फिर मैनेजमेंट ने कल के लिए इंफॉर्मेशन बनाते हुए कुछ अजम्पशंस ली होंगी, तो ऑडिटर को देखना है कि अजम्पशंस एडिक्वेटली डिस्क्लोज तो है ना। अगर assumptions are subject to high degree of uncertainty तो uncertainty और sensitivity of results भी आप डिस्क्लोज करोगे कि भैया हमने ये assumptions ली हैं, हमने कहा है कि 20% ग्रोथ हो जाएगी लेकिन 20% नेगेटिव में भी जा सकता है अगर ये एक चीज नहीं हुई, तो दिस इज दैट हाईली सेंसिटिव। तो आप ये सारी चीजें भी डिस्क्लोज देखोगे कि मैनेजमेंट ने करी है कि नहीं करी। आप देखोगे कि जिस भी डेट को प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी है, अब देखो साहब आपने सब कुछ सही किया लेकिन कल को बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ महामारी आ गई, कुछ भी हो गया, तो आपकी तो सारी assumption धरी की धरी रह जाएगी। तो एज अ सीए बस हम ये देखेंगे कि जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन बनी है, उस डेट पे assumptions अप्रोप्रिएट थी ना। अगर हमने जो भी पॉइंट्स लिए हैं एक रेंज में से, अब मैं कल को पूछूं कि भाई तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी कितनी सैलरी लगेगी, तुम कौन सी रैंक लेके आओगे, तो बच्चा क्या बोलता है, सिंगल डिजिट रैंक लेके आएंगे, 1 से 10 के बीच में लेके आएंगे, 1 से 9 के बीच में लेके आएंगे, है ना। मैं तुमसे पूछूं कितने की नौकरी लगेगी, 10-12 लाख की तो लग जाएगी सर, तो तुम हमेशा रेंज में बात करते हो, है ना। कल को कितनी टर्नओवर होगी, 15 से 20 करोड़ के बीच में हम सोच रहे हैं अगले साल की हमारी टर्नओवर हो जाएगी, तो रेंज आती है जब भी तुम सोचते हो, क्योंकि तुम कल का बता तो सकते नहीं एग्जैक्ट, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। तो ऑडिटर देखेगा, सीए देखेगा कि जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं रेंज में से, क्या वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं, क्या वो क्लियरली इंडिकेटेड हैं और मिसलीडिंग तो नहीं है, सही से दिखा रखे हैं कि नहीं, सही पॉइंट्स चूज करे हैं कि नहीं, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हम ये लिखेंगे ना कि कल इस अगले साल हमारी 17 करोड़ हो जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये नहीं लिख सकते कि 15 से 20 करोड़ के बीच में होगी, एक फिगर लिखनी पड़ेगी, तो वो एक फिगर सही है कि नहीं, अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है कि नहीं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर है रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन। रिपोर्ट का फॉर्मेट है, देखो टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हमने किस किस चीज का रिव्यू किया है, क्या क्या चीज हमने देखी है। रेफरेंस टू दी SAE, इसकी मेरे पास रिपोर्ट भी है, जरा मैं तुम्हें दिखा दूं, तो ये देखो टाइटल हो गया रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एड्रेसी, है ना। फिर वी हैव एग्जामिन्ड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑफ दिस एंटिटी, कि हमने रिलायंस की जयपुर ब्रांच का प्रोजेक्शन का एग्जामिनेशन करा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ PFI होगा। रेफरेंस टू दी SAE, कि हमने ये परफॉर्मेंस करी है एज पर SAE 3400। फिर ये कह रहा है रेफरेंस टू पर्पस और रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, these projections are prepared for this intended use and may not be appropriate for the purposes other than described above। तो हमने रेफरेंस दे दिया कि ये इसलिए बनाई गई है, किसी और को मत दीजिएगा, ये सिर्फ उन्हीं बैंक वालों के लिए है। स्टेटमेंट दैट एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स आर एविडेंस सपोर्टिंग assumptions among other disclosure in forecast और प्रोजेक्शन, ये कह रहा है कि हमने एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स किए हैं किस किस चीजों पे, हर उस एविडेंस पे जो अजम्पशंस को सपोर्ट कर रहा था। अगर मैनेजमेंट ने बोला कि भैया मेरी 20% से कंपनी ग्रो होगी या 120% से ग्रो होगी, तो मैनेजमेंट ने किसी एविडेंस के बेस पे बोला होगा, हमने उसका एग्जामिनेशन किया है। फिर हम एक ओपिनियन देंगे, नेगेटिव अश्योरेंस देंगे, नथिंग नॉट की लैंग्वेज की, नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर्स अटेंशन,
nothing has come to the practitioner's attention which causes us to believe that assumptions do not provide a reasonable basis. Nothing not की लैंग्वेज अब, ठीक है जी। फिर हम अपनी ओपिनियन दे देंगे, हम उनको वार्निंग्स दे देंगे, कि भैया हमने बता तो दिए हैं कि ये रिजल्ट्स, ये फिगर्स जो है ये सही है, रीजनेबल है, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। ये कह रहा है इन आवर ओपिनियन सब कुछ प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, इवन इफ इवेंट्स इंटरप्रेटेड अंडर द हाइपोथेटिकल assumptions described above, actual results still likely to be different from the projection। जो कल को होगा that is still likely to be different and events frequently do not occur as expected। तो हमने वार्निंग भी दे दी कि भैया इतना ज़्यादा भरोसा मत कर लेना कि ऐसा ही होगा, हम तो बस ये बता रहे हैं कि assumptions रीजनेबल है। फिर डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। ये कह रहा है हम अपनी रिपोर्ट में और क्या चीज़ें देंगे, हम बताएंगे कि अगर ऐसा कुछ हमारी नज़र में आया जिससे हमें लगे कि भैया रीजनेबल बेसिस नहीं है assumption का, हम अपनी ओपिनियन देंगे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन assumptions के बेस पे प्रॉपरली बनाई हुई है कि नहीं, और हम बता देंगे कि एक्चुअल रिजल्ट्स डिफर कर सकते हैं। When PFI is expressed as a range, state that no assurance कि एक्चुअल रिजल्ट रेंज के अंदर ही फॉल करेंगे। अगर हमने इंफॉर्मेशन को एज अ रेंज भी बताया कि भैया अगले साल 15 से 20 करोड़ का, तो हम ये लिख देंगे कि भैया रेंज के अंदर ही फिगर आएगी। ऐसी भी कोई तसल्ली नहीं दे रहे, ऐसी भी कोई बात हम नहीं कर रहे, हम नहीं आपको गारंटी दे रहे कि रेंज के अंदर ही फॉल होगा। फिर इन केस ऑफ प्रोजेक्शन PFI हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर इंटेंडेड यूज, और रीडर्स को हम बता देंगे कि इस किसी और पर्पस के लिए इसको यूज मत करना। फिर साहब मॉडिफिकेशन और विड्रॉल, व्हेन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ PFI इज नॉट एडिक्वेट, अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो आप या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या एडवर्स ओपिनियन दोगे डिपेंडिंग ऑन द परवेसिवनेस, या फिर आप विड्रॉ कर दोगे कि भैया मेरे को खराब इन्फॉर्मेशन के साथ अपना नाम जोड़ना ही नहीं। अगर आपको लगता है कि assumptions do not provide a reasonable basis, तो अगेन आप या तो एडवर्स ओपिनियन दोगे या विड्रॉ कर लोगे। When examination is affected by condition that preclude application of one or more procedures considered necessary, अगर आपको कोई एक या दो या एक से ज्यादा प्रोसीजर्स करने से मना करा जाता है, प्रिक्लूड करा जाता है, तो आप क्या करोगे, आपको लगता है कि भैया प्रोसीजर करना जरूरी है और वो आपको मना कर दे रहे हैं, विड्रॉ कर लोगे, डिस्क्लेमर दे दोगे और डिस्क्राइब कर दोगे अपनी ओपिनियन, मतलब अपने रीजन, स्कोप ऑफ लिमिटेशन। या तो हट जाओगे भैया मैं नहीं करता, या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे कि भैया मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि ये फलानी स्कोप ऑफ लिमिटेशन मेरे स्कोप पे लगाई गई थी। बात समझ में आती है। ये है आपका छोटू सा ऐसे 3400। सर क्या ये नोट्स सफिशिएंट है? बिल्कुल पूरे सफिशिएंट है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ इनमें कवर्ड है। मेरे पास तुम मैसेज करते हो कि सर कैसे याद होगी, फाइनल का इतना बड़ा सिलेबस है, तो चिंता मत करो, इसीलिए ही ये नोट्स तुम्हारे लिए कंसाइज किए गए हैं। मैं सीए बन चुका हूँ, मेरे को अपने लिए नोट्स कंसाइज करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो ये तुम्हारे लिए ही किए गए हैं। तो मुझे ये पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है ना। तो अगर ये सही नहीं होता तो मैं इसको कंसाइज नहीं करता। दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आप इसको पढ़ो, पूरे नंबर आपके आएंगे, कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। ठीक है जी, वीडियो कैसी लगी मुझे बता देना, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, और अगर यहाँ तक वीडियो को देख लो तो शेयर भी कर देना। मेरे को नहीं पता, यहाँ तक देखिए तो भाई करना पड़ेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स या तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक होगा, वहाँ से ले लो, या फिर CA विद चिराग करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से मिल जाएगा। मेरा फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप वाला, क्या नंबर है भाई मेरा, 9817664456। यहाँ पे तो मुझे कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी, आई एम ऑलवेज हियर। ठीक है जी, चलो बाय बाय, लव यू ढेर सारा। सो हे व्हाट इज अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले SAE 3402 विच इज अश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इजी सा ऐसे है, बहुत ही प्यारे प्यारे चार्ट्स मैं तुम्हारे लिए बना के लाऊं, सारी चीज़ें इसके बाद समझ में आ जाएंगी, हर एक चीज़ से कन्फ्यूजन तुम्हारी दूर हो जाएगी। ठीक है जी, तो शांति से करते हैं, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत बड़े नोट्स भी नहीं है, आराम से करेंगे, 100% कवरेज करेंगे, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे।
बस मेरे साथ तुम बने रहो। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, ठीक है जी। तो सबसे पहला इसके नाम में आता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? अब ये ऐसे पढ़ने से पहले तुम्हें जरूर पता होगा कि SAE 3400 के साथ एक एसए कॉम्प्लीमेंट्री है विच इज SAE 402। तो इसको यूजुअली साथ में पढ़ा जाता है। अगर तुम्हें SAE 402 नहीं आता तो पहले 10 मिनट मेरे को सुन लो, मैं काम बताऊंगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा। अगर तुम्हें वो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं तो SAE 402 अभी देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये चार्ट खत्म होने के बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आता है कि हम क्या बात कर रहे हैं तो फिर जाके SAE 402 की वीडियो देख लेना, वहां पे तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है जी। वैसे यहाँ पर भी आ ही जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो तुमने देखी होगी 3 इडियट्स, एक मूवी आई थी, बड़ी फेमस हुई थी, है ना। तो 3 इडियट्स, उसमें 2 लोग थे, एक चतुर और एक रैंचो। तो चतुर क्या करता था, सारी चीजों को मेमोराइज कर लेता था, याद कर लेता था। कैसे कर लेता था? उसके पास एक स्पेशल प्रोडक्ट था जो एग्जाम से पहले एक दिन वो खाता था, कमरे में घूमता था और खुशबू छोड़ता था, चूरन। तो चतुर ने सोचा कि यार इतने सारे CA स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को ऑडिट में समस्या आती है और चीजें याद ही नहीं होती। तो अगर मैं अपना स्पेशल प्रोडक्ट उन सभी को दे दूं, बेचने लग जाऊं, तो मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल पड़ेगा। तो इसने एक कंपनी बनाई, पैकेट्स बनाए छोटे छोटे, और YouTube पे, Instagram पे पोस्टर लगा के हर जगह ऐड करने लगा कि भैया ये प्रोडक्ट लो, इसके बाद ऑडिट बहुत अच्छे से आ जाएगा, लैंग्वेज की कोई समस्या ही नहीं रहेगी, हर एक चीज तुम लिख के आ पाओगे। कहाँ तुम फालतू में चिराग सर की वीडियो देखते हो इतनी बड़ी बड़ी, चूरन खाओ, सारी चीजें यार Air1 तुम्हारी पक्की। CA स्टूडेंट्स को लगा बढ़िया स्कीम है, क्या बात है, काम नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ याद हो जाएगा। तो बहुत सारे भोले भाले बच्चे इसके जाल में फंस गए, सब इसको पैसा दे रहे हैं, बहुत सारा इसका प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। अब इसके पास रोज 200 400 4 हजार क्वेरीज आ रही हैं। तो इसको लगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरे को अपनी एक्सपर्टीज पे फोकस करना चाहिए, मैं खाली प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करूंगा, बाकी सारी चीजें हम आउटसोर्स कर देंगे। तो पहली चीज इसने आउटसोर्स करी एक कॉल सेंटर, कि जो भी इंक्वायरीज आएंगी, जो भी कस्टमर कंप्लेंट्स आएंगी, सारी चीजें एक दूसरा कॉल सेंटर हैंडल करेगा जो इनकी तरफ से, इनके बिहाफ पे उन सभी कस्टमर से बातचीत करेगा, ठीक है जी। तो इसने कॉल सेंटर आउटसोर्स कर दिया। फिर इसको लगा कि यार अब इतना पैसा आ रहा है तो अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो अकाउंट्स वाली सारी चीजें इसने आउटसोर्स कर दी 3 कंपनीज को। 3 कंपनीज, एक कंपनी है ऑलचेक जिसको इसने बोला कि आप मेरे कंप्लाइंस वगैरह हैंडल कर लो, एक कंपनी है ADP जिसको इसने बोला कि आप मेरा पेरोल हैंडल कर लो, एक कंपनी है EY जिसको इसने बोला कि आप मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैंडल कर लो, हर एक चीज आप कर देना, कि कंप्लायंस के लिए सब आप करना, पेरोल के लिए कि जितना ग्रेच्युटी काटना है, कितना PF काटना है, कितनी चीजें करनी है, टैक्स डिडक्शन करना है, रेंट के डिडक्शन चाहिए, हर एक चीज आप संभालोगे। EY को बोला कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना के दोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना EY रहा है, लेकिन बना किसके लिए रहा है? इस कंपनी के लिए। तो इस कंपनी को भी एक ऑडिटर तो रखना पड़ेगा कि भैया आओ मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर दो, लोगों को तसल्ली दे दो। तो ये ऑडिटर इस कंपनी का जब आता है, एक ऑडिटर आएगा तो वो क्या चेक करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा, उसके साथ के रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के कंट्रोल्स, ये सारी चीजें चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है कि नहीं बनी। लेकिन क्या इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये खुद बना भी रहा है? नहीं बना रहा, ये लोग बना रहे हैं, EY वाले बना रहे हैं, पेरोल का ADP वाले देख रहे हैं। तो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग जो इसकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं। ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सारा डेटा तो उनके पास है, सारे कंट्रोल्स तो उन्होंने लगा रखे हैं, वो तो बस हमें फाइनलाइज करके भेज देते हैं। लेकिन ऑडिटर को तो कंट्रोल्स पे तसल्ली चाहिए ही चाहिए, एविडेंस चाहिए ही चाहिए। तो अब वो क्या करेगा? एक रास्ता तो ये है कि वो यहाँ पे चला जाए, EY के पास चला जाए, ADP के पास चला जाए और उनसे बोले कि भैया आप बताओ आपने कैसे ये फिगर्स निकाली, आप मेरे को रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस दे दो, आप दिखाओ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, ताकि मेरे को तसल्ली हो कि आपके कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो आपका डेटा सही है, मैं चेकिंग करूं और फिर एक अश्योरेंस दे पाऊं। तो ऑडिटर गया ADP वालों के पास, उनने लात मार के बाहर निकाल दिया, कह रहे सर हमारे पास मत आओ,
कह रहा है क्यों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो मुझे आना ही पड़ेगा। कह रहे सर ठीक है आपकी में कर रहे हैं, लेकिन हम तो 4000 लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, 4000 लोगों का पेरोल हैंडल करते हैं, तो अगर 4000 ऑडिटर मेरे पास आ जाए मेरे कंट्रोल चेक करने के लिए तो मैं काम कब करूंगा। पॉइंट तो वैलिड है। तो उनने कहा सर हम एक काम करते हैं, हमारी कंपनी में एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है, हम एक अलग से और ऑडिटर रख लेते हैं जिसका नाम हम रख देंगे सर्विस ऑडिटर, क्योंकि आप हमसे सर्विस ले रहे हो, क्योंकि ये चतुर्चूरन प्राइवेट लिमिटेड इनसे एक सर्विस ले रही है तो ये हो गई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने एक स्पेशल ऑडिटर रख लिया सर्विस ऑडिटर, जिसका सारा काम ये है कि वो चेक करके बताएगा कि यूजर एंटिटी के लिए जितने भी कंट्रोल्स इन लोगों ने लगा रखे हैं ताकि यूजर एंटिटी का डेटा सही बने, वो सारे कंट्रोल्स अच्छे से डिजाइन है ना, अच्छे से काम कर रहे हैं ना, ये सर्विस ऑडिटर का काम होगा। दो तरह के कंट्रोल्स होंगे ऑलसेक के पास, एडीपी के पास। एक तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन रन करने के कंट्रोल, कि इनके पास कंप्यूटर कैसे आएंगे, इनकी परचेज कैसी होगी, ये लोग कैसे काम करेंगे, वो सारे कंट्रोल्स कौन चेक करेगा, इनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। एक जो ये हमारा पेरोल बना रहे हैं उस डेटा के ऊपर इन्होंने कंट्रोल्स लगाए होंगे, वो कौन चेक करेगा, सर्विस ऑडिटर। तो सर्विस ऑडिटर सिर्फ उन कंट्रोल्स को चेक करेगा जो यूजर एंटिटी या उसके ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है, जो यूजर एंटिटी या उसके ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है। सर्विस ऑडिटर सिर्फ ये वाले कंट्रोल्स चेक करेगा। तो सर कॉल सेंटर में भी कराने पड़ेंगे क्या? कॉल सेंटर में कराने पड़ेगा, तुम बताओ क्या कॉल सेंटर की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई फर्क आता है क्या? एज एन ऑडिटर वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई फर्क आ रहा है क्या कि कॉल सेंटर ने 4 कॉल नहीं उठाई तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गड़बड़ी हो गई? नहीं हुई। तो कॉल सेंटर वाली चीज नॉट रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, तो इसीलिए इसके कंट्रोल्स नहीं देखेंगे, ये कुछ लगाए नहीं लगाए हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसने अगर पेरोल में गड़बड़ी कर दी, इसने अगर कंप्लायंस में गड़बड़ी कर दी, इसने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी कर दी, तो जरूर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट आएगा। तो इसलिए इन सबके रेलिवेंट कंट्रोल्स हमें देखने पड़ेंगे। बात समझ में आती है? तो अब ये ऑडिटर जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपकी एंटिटी यूज करती है तो इस ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा एसए 402। आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सर्विस ऑडिटर की, जो इन्होंने स्पेशली यूजर एंटिटी और यूजर एंटिटी के ऑडिटर को तसल्ली देने के लिए रखा है। क्या काम करता है सर्विस ऑडिटर? कंट्रोल्स चेक करते हैं। वो यूजर एंटिटी के डेटा के ऊपर जो भी कंट्रोल्स हमने लगा रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने लगा रखे हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी कंट्रोल्स लगा रखे हैं, यूजर एंटिटी और उसके ऑडिटर के लिए जो भी रेलिवेंट है वो सारी चीजें वो चेक करेगा। बात समझ में आती है? तो क्या तुम्हें अब समझ में आ गया कि तुम कौन हो आज के एसए में? तुम हो सर्विस ऑडिटर हु इज वर्किंग फॉर अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इस एसए में, इस एसएई में, याद रखना एसएई है, स्लिप हो जाती है जबान क्योंकि बचपन से हम ऐसे पढ़ते जा रहे हैं ना, तो तुम भी ध्यान रखना पेपर में। मेरी तो स्लिप हो जा रही, कोई बात नहीं, मैंने तो करेक्ट कर लिया वीडियो में, पेपर में गलत नहीं लिख के आना। सर्विस ऑडिटर बने हैं आज हम एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और वहां के कंट्रोल्स चेक करेंगे। कौन से कंट्रोल्स? जो एक फलानी यूजर एंटिटी के ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है, उस फलानी यूजर एंटिटी के लिए रेलिवेंट है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे। हम कौन है जी? सर्विस ऑडिटर। कौन है हम? सर्विस ऑडिटर। ठीक है जी। ये कह रहा है एसएई 3402 डील्स विद अश्योरेंस एंगेजमेंट अंडरटेकन बाय अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू प्रोवाइड अ रिपोर्ट जो कि यूजर एंटिटी या उनके ऑडिटर के रेलिवेंट कंट्रोल्स के लिए जरूरी है। इट कॉम्प्लीमेंट्स एसए 402। मैंने तुमको बताया कि ये वाला ऑडिटर इस वाले ऑडिटर से एक रिपोर्ट लेगा कि भाई तू बता दे यूजर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स कैसे हैं। वो रिपोर्ट में मैं तुमको दिखाता हूं कितने पार्ट्स होते हैं। देखो, दो तरह की रिपोर्ट होती है, एक होती है टाइप 1 रिपोर्ट, एक होती है टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट में क्या होता है? हम यूजर एंटिटी हैं, चतुर्चूरन प्राइवेट लिमिटेड है, हमने कहा एडीपी से कि भैया अपने पेरोल के बारे में बता दे, तो पहले तो मैनेजमेंट खुद एक डिस्क्रिप्शन देगी कि भैया हमारे यहाँ ये सिस्टम है, ये हमारे कंट्रोल्स हैं, ये हमारे कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव हैं।
पहले तो मैनेजमेंट खुद बताएगी, फिर हम बोलेंगे कि भैया चेक भी करवाओ ऑडिटर से, तो सर्विस ऑडिटर आएगा, सर्विस ऑडिटर आएगा और बताएगा आपको कि इनके जो सिस्टम है वो सही है कि नहीं है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से लगा रखे हैं कि नहीं, कंट्रोल्स काम कर रहे कि नहीं, डिजाइन सही से करे हुए इन्होंने कंट्रोल्स कि नहीं करे हुए। ये है टाइप 1 रिपोर्ट। इसमें हमें ये नहीं पता चला कि सर्विस ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। ये बस वो रोहित शर्मा वाली बात होगी कि हम वहां गए, हमने वो किया और सब बढ़िया था। कहाँ गए, क्या किया, कुछ नहीं पता, डिटेल नहीं है इसमें बस उसने अपनी ओपिनियन दे दी कि डिजाइन सही है कि नहीं, सिस्टम सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट सब कुछ इंक्लूड होगा, टाइप 1 वाला प्लस में एक्स्ट्रा चीज इंक्लूड होगी कि हमने क्या काम करा। तो टाइप 2 रिपोर्ट में मैनेजमेंट क्या बताएगी, मैनेजमेंट बताती है कि हमने क्या सिस्टम लगा रखा है, हमारे क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, हमने क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं, कैसा हमारा कंट्रोल्स का डिजाइन है फॉर अ स्पेसिफाइड डेट एंड अ स्पेसिफाइड पीरियड। यहां पर भी टाइप 1 में हम सिर्फ स्पेसिफाइड डेट की बात करते हैं, लेकिन यहां पर हम स्पेसिफाइड डेट के साथ साथ स्पेसिफाइड पीरियड की भी बात करते हैं कि पूरे साल हमारे कंट्रोल्स सही से लगे हुए थे कि नहीं लगे हुए थे। फिर मैनेजमेंट बताती है अपनी तरफ से कि साल भर हमारे कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या हमें मैनेजमेंट की बातों पे भरोसा है? नहीं। इसलिए हम पूछेंगे सर्विस ऑडिटर से कि भाई तेरी क्या ओपिनियन है इनके सिस्टम के बारे में, इनके कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव के बारे में, इनके रिलेटेड कंट्रोल्स के बारे में और इनके कंट्रोल के डिजाइन के बारे में। प्लस अपनी ओपिनियन तू दे तो रहा है, लेकिन तूने क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए हैं तू हमें वो भी बता। तो हमें सारी चीजें पता चलती हैं टाइप 2 रिपोर्ट में। ठीक है जी, टाइप 1 वाली तो सारी चीजें पता चल ही जाती हैं और टाइप 2 में एक्स्ट्रा चीजें पता चल जाती हैं। एक तो मैनेजमेंट की खुद की असेसमेंट कि हमारे कंट्रोल्स साल भर कैसे काम कर रहे थे, प्लस ऑडिटर की ओपिनियन, सर्विस ऑडिटर की ओपिनियन कि हाँ मैनेजमेंट के कंट्रोल्स साल भर कैसे काम कर रहे थे और ये जानने के लिए उसने क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए। स्कोप ऑफ SAE 3402। हम हैं कौन? हम हैं सर्विस ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर। तो हम चेक करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने, हम चेक करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जो जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो सही से डिजाइंड हैं, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर। ठीक है, तो इट अप्लाइज ओनली व्हेन SO यानी कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन ऑफ कंट्रोल एंड डज नॉट डील विद अश्योरेंस एंगेजमेंट। To report only on whether the controls operated at SO operated as described. सर्विस ऑडिटर बीइंग अ सर्विस ऑडिटर हम ये बताएंगे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रोल्स थे जैसे उसकी मैनेजमेंट ने बताए वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। To report only on controls as SO relevant to user entity internal control for financial reporting. हम सिर्फ उन कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेंगे, हम सिर्फ उन कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेंगे जो यूजर एंटिटी के ऑडिटर के लिए, यूजर एंटिटी के लिए रेलेवेंट है। हम इनके और फलाने कंट्रोल्स की टेस्टिंग नहीं करेंगे, यूजर एंटिटी के लिए जो रेलेवेंट है सिर्फ उनके रिपोर्टिंग हम करेंगे। ये हमारा स्कोप है। क्या क्या चीजें चेक करेंगे? मैनेजमेंट क्या बताती है? मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन देती है। देखो टाइप 1 रिपोर्ट में मैनेजमेंट एक तो डिस्क्रिप्शन देती है कि हमने क्या सिस्टम लगा रखा है, फिर रिटन असर्शन देती है कि भैया डिस्क्रिप्शन में सारा सिस्टम हमने बता दिया है, पूरा डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट करता है सारे सिस्टम को, प्लस जो भी कंट्रोल्स हमने लगाए हैं वो सही से डिजाइन किए हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में ओ का फर्क है, दोनों में डी है यानी कि डिस्क्रिप्शन होता है, दोनों में डी है यानी कि डिजाइन। हम बात करते हैं टाइप 1 रिपोर्ट में भी कि ये हमारा सिस्टम है और ये हमारे कंट्रोल्स के डिजाइन है। टाइप 2 में भी हम बात करते हैं ये हमारा सिस्टम है, ये हमारे कंट्रोल्स के डिजाइन है और इफेक्टिवली भी ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीजें बताती है मैनेजमेंट। ऑडिटर एक अश्योरेंस देता है इन सभी चीजों के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में, डिजाइन के बारे में। यहाँ पर ऑडिटर अश्योरेंस देता है डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में, प्लस वो ये भी बताता है कि मैंने आखिर किया तो क्या किया जिससे मैंने तुमको तसल्ली दी, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करे जिससे मैंने तुमको तसल्ली दी। ये नोट्स तुम्हें चाहिए तो टेलीग्राम चैनल @CA with चिराग पे मिल जाएंगे, जाके डाउनलोड कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक होगा वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हम तसल्ली लेंगे कि डिस्क्रिप्शन सही से सब कुछ प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं,
कंट्रोल्स सही से डिजाइंड है कि नहीं और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। ये वाली दोनों चीजें तो टाइप 1 रिपोर्ट में भी टाइप 2 रिपोर्ट में भी, सिर्फ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टाइप 2 रिपोर्ट में आएगी सिर्फ। ठीक है जी, लंबी गहरी सांस लो, 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लो और शांति से रिफ्लेक्ट कर लो कि मैं अब तक क्या बोल रहा हूँ। 15 मिनट हुए, आई होप सब क्लियर हो जाएगा तुम्हें। एक बारी लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, शांति से देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, शांति से देख लो कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है जी, आओ जरा आगे बढ़ते हैं। Why controls of SO are important to user entities internal control relating to financial reporting? कह रहे कि कंट्रोल रिलेवेंट क्यों है यूजर एंटिटी के लिए, इसके कंट्रोल्स रिलेवेंट क्यों है। अरे भाई, इसने पेरोल में कुछ गड़बड़ी कर दी तो वो डेटा तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा, इसने कंप्लायंस कोई फॉलो नहीं किया तो वो डेटा तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगा, गलती तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मानी जाएगी, जेल में तो हमारे डायरेक्टर्स जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एज इट रिलेट्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, इसीलिए उसका कंट्रोल हमारे लिए जरूरी है ना। एग्जाम्पल दे रहा है कि एक कंपनी ने अपना पेरोल आउटसोर्स कर रखा है, तो पेरोल के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने पेरोल के लिए क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं, टाइमली रेमिटेंस करती है कि नहीं करती, ये हमारे लिए रेलिवेंट हो जाता है। तब रेलिवेंट होता है सिर्फ जब कोई भी चीज़ हमारे लिए हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे से रिलेट करती है, तब हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए कॉल सेंटर इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि एज अ सर्विस ऑडिटर आप क्या क्या काम करोगे, क्या क्या करोगे। सबसे पहले तो आप उनको बताओगे कि भैया हम सारी एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। क्या होती है एथिकल रिक्वायरमेंट? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्लस इंडिपेंडेंस। फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, एक और रहेगा, कौन सा रहेगा देख लेना। ठीक है, 5 होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एक इंडिपेंडेंस। तो हम सबसे पहले तो बताएंगे कि भैया हम एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। फिर एज अ सर्विस ऑडिटर वही सिंपल होता है, हम देखेंगे कि कौन मैनेजमेंट है, कौन TCWG है, हमें उनके साथ क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेट करनी है। फिर एक्सेप्ट करेंगे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी है ऑडिट परफॉर्म करने की। हम देखेंगे कि जिस क्राइटेरिया के हिसाब से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस क्राइटेरिया के हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल लगाए हैं, क्या वो क्राइटेरिया सूटेबल भी है कि नहीं। क्राइटेरिया क्या हो सकता है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, कोको, कोसो, कोबिट, ये सब इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के क्राइटेरिया, इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंट्रोल्स लगाए गए हैं किस क्राइटेरिया के हिसाब से लगाए गए हैं और क्या वो क्राइटेरिया सूटेबल है या नहीं। हम देखेंगे कि कहीं हमारा स्कोप इतना लिमिटेड तो नहीं कर दिया गया कि तुम सिर्फ ये 4 ही कंट्रोल चेक करोगे, इतना लिमिटेड तो नहीं कर दिया गया कि हमारी रिपोर्ट उस यूजर एंटिटी के लिए किसी काम की ही नहीं रही, उसके ऑडिटर के लिए किसी काम की ही नहीं रही। अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बाद में हमारे पास आती है एक्सेप्ट करने के बाद और कहती है कि सर एंगेजमेंट चेंज कर लो, तो हम तभी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करेंगे जब हमें लगेगा कि कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। फिर हम देखेंगे सूटेबिलिटी ऑफ द क्राइटेरिया कि क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सही क्राइटेरिया यूज करा है, अगेन सेम बात है ना, और उसके हिसाब से सही से डिजाइन किए हैं कि नहीं। और हम देखेंगे कि कंट्रोल्स अच्छे से इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। फिर ऑडिट करते हैं तो मटीरियलिटी डिटरमाइन करते ही हैं, तो हम मटीरियलिटी डिटरमाइन कर लेंगे, हम उसका सिस्टम समझ लेंगे, उनके कंट्रोल समझ लेंगे और हम एविडेंस लेंगे। किस चीज़ का? जो भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मैंने कहा था कि मैनेजमेंट भी तो डिस्क्रिप्शन देती है, ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है उस पर। तो हम एविडेंस लेंगे मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन का, मैनेजमेंट ने सही से डिजाइन कर रखे हैं कि नहीं उसका, और कंट्रोल्स अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं उसका। तीनों चीजों का हम एविडेंस लेके चलेंगे। उनके यहाँ अगर कोई इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो हम उसको भी समझेंगे और देखेंगे कि क्या हम उनका कुछ काम यूज कर सकते हैं। और आखिरी में हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। हम इनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे किस किस चीज के बारे में, कि भैया जो भी असर्शंस आपने डिस्क्रिप्शन में बताई हुई हैं
वो सब हमें एक बारी लिख के दे दो। आप हमें लिख के दे दो कि सारी इन्फॉर्मेशन जितनी आपको हमें देनी चाहिए थी आपने हमें दे दी है। आप हमें लिख के दे दो कि इन चारों चीज़ों में से जो जो चीज़ें आपको पता थी आपने डिस्क्लोज कर दी है। अगर आपकी एंटिटी में कोई लो रेगुलेशन के साथ नॉन कंप्लायंस हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो वो आपने हमें बता दिया है। अगर आपने नहीं बताया तो हम अज्यूम करते हैं कि हुआ ही नहीं है या आपको पता ही नहीं है। कोई भी डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल अगर मैनेजमेंट आपको पता है तो आपने हमें बता दी है। ऐसा कोई भी इंस्टांस जहां पर कंट्रोल ऑपरेट नहीं हुआ, अगर मैनेजमेंट को पता है तो मैनेजमेंट ने हमें बता दिया है, हम उनसे लिखवा के ले लेंगे। और कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट जिससे भी हमारी रिपोर्ट पे फर्क पड़ सकता है वो भी मैनेजमेंट ने हमें बता दिया है, हमें लिखवा के ले लेंगे। फिर है रिपोर्टिंग, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे रिपोर्ट में, वही टाइटल, एड्रेसी, ध्यान से देखना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसओज डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम। हम कौन से ऑडिटर हैं, हम ये वाले ऑडिटर हैं और हम इसका काम कर रहे हैं। ये क्या करती है मैनेजमेंट, इस कंपनी को सिस्टम का डिस्क्रिप्शन, सिस्टम का डिजाइन, सिस्टम की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में एक रिपोर्ट बना के देती है। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पार्ट ऑफ एसओस डिस्क्रिप्शन नॉट कवर्ड बाय सर्विस ऑडिटर्स ओपिनियन, उसके डिस्क्रिप्शन का कौन सा पार्ट हम कवर नहीं करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि ये है यूजर एंटिटी, तो यूजर एंटिटी भी कंट्रोल लगाती है कि भैया यहाँ से जो डेटा आ रहा है मैं उसको सीधा सीधा नहीं चढ़ा दूं, मैं उसको पहले चेक करूं और फिर चढ़ाऊं। अगर इसने बोला 42 करोड़ का पेरोल है आपका इस साल का, तो मैं 42 करोड़ सीधा सीधा नहीं चढ़ा दूं, मैं उसको पहले चेक करूं कि वो 42 करोड़ है कि नहीं है, फिर चढ़ाऊं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। हम कौन से ऑडिटर हैं, हम ये वाले ऑडिटर हैं। हम कह रहे हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें लिखना है कि भैया अगर डिस्क्रिप्शन, मैनेजमेंट ने जो डिस्क्रिप्शन उनको दिया उसमें ये बात कही गई थी कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल जरूरी है, तो हम एक स्टेटमेंट दे देंगे कि हमने इनके कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स टेस्ट नहीं किए, हमने तो बस इनके कंट्रोल्स टेस्ट किए हैं। ठीक है जी। फिर अगर कोई सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है तो हम उसका नेचर देख लेंगे कि भैया क्या इन्वॉल्व है। जैसे कि ये पेरोल प्रोसेस करती है, ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन किसी और एंटिटी से कराती है कि भैया इतनी ज़्यादा ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन है तुम कर दो, तो हम देखेंगे कि किस तरह की सर्विसेज ली हुई है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, हम क्राइटेरिया देखेंगे और देखेंगे क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स है। हम एक स्टेटमेंट देंगे कि हमारी टाइप टू रिपोर्ट, हमारे डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल सिर्फ यूजर एंटिटी और उसके ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है, उनके लिए हम ये बना रहे हैं, किसी और के लिए नहीं बना रहे। हम स्टेटमेंट देंगे कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन is responsible for providing description of system, ये organization is responsible for providing services covered by SO description, यही organization responsible है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को लिखने के लिए और कंट्रोल बनाने के लिए। क्या हमारी जिम्मेदारी है ऑडिटर की जिम्मेदारी कंट्रोल लगाना? नहीं। तो ये ऑडिटर इस एंटिटी का ऑडिटर है, तो ये लिख के दे रहे कि भैया इनकी जिम्मेदारी है कंट्रोल लगाना, इनकी जिम्मेदारी है डिस्क्रिप्शन देना, इनकी जिम्मेदारी है सब कुछ सही से हो ये देखना। ठीक है जी। हम एक स्टेटमेंट देंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है एज एन ऑडिटर, ओपिनियन देना ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। हम एक स्टेटमेंट देंगे कि हमने अपनी पूरी एंगेजमेंट SAE 3402 के हिसाब से करी है। हम समरी बता देंगे कि हमने क्या क्या प्रोसीजर्स करे टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। हम एक स्टेटमेंट दे देंगे कि जो भी एविडेंस हमें मिला वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट था। पहली क्लास में मैं तुम्हें सिखाता हूँ, इंटर के बच्चों को पहले चैप्टर में मैं सिखाता हूँ कि एविडेंस जब भी होगा तो कैसा होगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। चाहे वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी, ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस, आर्टिकलशिप, फाइनल, प्रैक्टिस, कुछ भी, एविडेंस जब भी होगा मरते दम तक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ही होगा। और टाइप 1 रिपोर्ट के केस में वो लिख के दे देगा कि भैया हमने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक नहीं करी है। ठीक है जी। फिर एक स्टेटमेंट देगा ऑफ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल्स कि भैया कंट्रोल भले ही सही से काम कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
कि 100% गारंटी है डेटा सही होगा ही। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल नाम की भी कोई चीज होती है। फिर हम अपनी एक ओपिनियन दे देंगे। मैंने आपको दिखाया कि मैनेजमेंट ये सारी चीजें बताती है और ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है कि इनका सिस्टम, इनके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, इनके रिलेटेड कंट्रोल्स और डिजाइन सही है कि नहीं है। तो बस हमारा टाइम आ गया है, हम बता देंगे कि इनका डिस्क्रिप्शन जो है फेयरली प्रेजेंट करता है थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड। हर एक चीजों को डिस्क्रिप्शन सही से लिखा हुआ है। कंट्रोल्स सूटेबली डिजाइन है, कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे थे। टाइप 2 रिपोर्ट के केस में हम लिखते हैं थ्रू द स्पेसिफाइड पीरियड। टाइप 1 रिपोर्ट के केस में लिखते हैं हम एज एट द स्पेसिफाइड डेट। और टाइप 1 रिपोर्ट में हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक नहीं करते। फिर आपको पता ही है डेट, सिग्नेचर और प्लेस, नॉर्मल सी बात है, वो तो आता ही है। ये कह रहे हैं एडिशनल मैटर्स रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग इन टाइप 2 रिपोर्ट। हमें क्या बताना होता है एडिशनली, क्या बताना होता है इसमें देखोगे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल से तो बताना होता है ना, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बतानी होती है। तो हम बताएंगे कि हमने क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करे, उनके क्या रिजल्ट्स आए, हमने कंट्रोल्स 100% चेक करे या सैंपल बेसिस पे चेक करे, कोई डेविएशंस मिली हैं क्या, और मिली हैं तो किस तरह की डेविएशंस मिली हैं। हमें डेविएशंस रिपोर्ट करनी है कि भैया कंट्रोल यहाँ पर ऑपरेट नहीं हुआ था, चाहे फिर उस कंट्रोल के ऑपरेट ना होने से कोई गलती नहीं भी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डेटा सही है लेकिन कंट्रोल ऑपरेट नहीं हुआ, उस आदमी ने अप्रूवल नहीं लिया, उसको लेना चाहिए था लेकिन उसने फिगर सही डाली है, तो भी हम डेविएशन को रिपोर्ट करेंगे। फिर ये कह रहे हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। हम कब कब अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे, जब डिस्क्रिप्शन सही नहीं होगा, कंट्रोल्स सही से डिजाइन नहीं होंगे, कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, या हमें एविडेंस नहीं मिला होगा। हमारी ओपिनियन मॉडिफाई होगी और लिखा होगा कि भैया इस वजह से हमने मॉडिफिकेशन दी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट करके चलेंगे, सब चीजें, वो सब चीजें कि अगर एक एक्सपीरियंस ऑडिटर आए, एक एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर आए जिसको इस SAE, इस एंगेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो भी समझ पाए देख के कि हमने क्या प्रोसीजर्स करे, उनके क्या रिजल्ट्स आए, हमने क्या एविडेंस लिया, क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए थे, उसके लिए क्या हमने जजमेंट दी और किन कंक्लूजन्स पे हम फाइनली पहुंचे। ये सारी चीजें हम डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। यहां पर खत्म होता है आपका SAE 3402। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। मुझे बता दीजिएगा कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तारीफ करनी हो, फीडबैक देना हो, डाउट पूछना हो, एवरीथिंग आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू, देयर सर। हे व्हाट इज अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं SAE 3420 के ऊपर। SAE 3420, इसका नाम ही सर इतना बड़ा है, कैसे होगा ऐसे, रुक जाओ मैं करा दूंगा, शांति से सब हो जाएगा, फुद्दू सा ऐसे, सिंपल सा ऐसे, सारी चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी। किस चीज़ के बारे में बात करता है, बात करता है प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि हम एक प्रोस्पेक्टस में डालते हैं। सर इसका मतलब देखो जी, तुमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बड़ा बिजनेस, तो मैंने क्लास में पूछा था, तो क्लास की मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने कहा कि सर मेरे को ना कैफ़े खोलना है, तो हमने उसका कैफ़े खुलवाया, उसने नाम रखा रॉयल कैफ़े। अब मैंने कहा कि कितना बड़ा कैफ़े करना है, उसने कहा 400 करोड़। मैंने कहा जा बच्चा, पूरा की तेरी मुराद, 400 करोड़ का कैफ़े हो गया। तो अब अज्यूम करो कि रॉयल कैफ़े की टर्नओवर है 400 करोड़, लेकिन अभी उसका मन भरा नहीं है, वो चाहती है कि कैफ़े देश दुनिया का सबसे बड़ा कैफ़े बन जाए। बहुत सही है, क्या करेगी, IPO लेके आएगी। कोई भी कंपनी बहुत बड़ी बनती है तो IPO के दम पे बनती है, IPO लेके आती है। तो इसने भी सोचा कि मैं भी IPO लेके आती हूँ। अब इसने IPO के लिए अपना प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया। ईयर एंड 31 मार्च 2024 को इसकी नेटवर्थ, इसकी वैल्यूएशन थी 400 करोड़ रुपए। इसने 4 महीने बाद 30/7/2024 को अपना IPO फाइल कर दिया। 400 करोड़ की वैल्यूएशन पे सब सही चल रहा था। इसने बीच में 30/5 को स्टारबक्स को अक्वायर कर लिया। अब तुम मुझे ये बताओ कि IPO इसका आने वाला है, इसने फाइल कर दिया, 2 महीने बाद IPO आने वाला है। ईयर एंड पे इसकी वैल्यूएशन थी 400 करोड़, जिसके हिसाब से इसने IPO फाइल करा था
अब इसने बीच में इतना बड़ा एक्विजिशन कर लिया, क्या इसके शेयर्स प्रीमियम पे लिस्ट नहीं होने चाहिए? क्या इसको प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या इसको ज्यादा फायदा नहीं होना चाहिए क्या एज कंपेयर टू जो वो पहले चाह रही थी? 400 करोड़ से बहुत ज्यादा ऊपर चाहिए इसको वैल्यूएशन। अब क्यों चाहिए? क्योंकि सर हमने इतना पैसा लगाया है, इतनी एक्विजिशन करी है, फ्यूचर में बेनिफिट होगा इसीलिए तो करी है। तो हमने जब इन्वेस्टमेंट कर ही दी है, बेनिफिट आ ही गया है, एक ब्रांड नेम आ ही गया है, तो हमको पैसा मिलना चाहिए, हमको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम लाते हैं प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम अब कह रहे हैं कि आप एक और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाओ जिसमें दिखाओ कि आपने अगर ये स्टारबक्स को साल भर पहले से अक्वायर करा होता तो आज 31/3/2024 को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी दिखती, अगर पहले कर दिया होता तो आज कैसी दिख जाती। ठीक है, ये है प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि रीस्टेट योर P&L बैलेंस शीट एज इफ कि ये चीज आपने एक साल पहले ही कर दी होती। ये सारी एडजस्टमेंट्स को आप इलस्ट्रेट कर रहे हो कि यार ये इवेंट्स, ये ट्रांजैक्शन अगर पहले हो गए होते एज इफ इट हैज अकर्ड ऑन एन अर्लियर डेट, तो आज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी दिखती। बात समझे? ठीक है, ये कब कब अप्लाई होता है? या तो आपकी इंडस्ट्री में जनरल प्रैक्टिस हो इस तरह से चीजें करने की, या फिर सेबी की रिक्वायरमेंट हो कि भैया आप अपने प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना के दो, तब ये अप्लाई होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें आप कुछ एडजस्टमेंट्स करोगे तो एक नई इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से हैं? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आप उसमें एडजस्टमेंट्स करोगे प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स। प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स यानी कि जो भी सेल, जो भी परचेज, जैसे कि स्टारबक्स है वो साल भर से ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अगर आपने साल भर पहले उसको अक्वायर करा था तो वो सारी सेल, वो सारी परचेज आपके पास आती। तो वो सारी एडजस्टमेंट्स आप करोगे परचेज, सेल, एक्सपेंस, टर्नओवर प्लस सिनर्जी, कि उसका और आपका ब्रांड नेम जब कंबाइन होगा तो सिनर्जी भी तो आएगी ना। तो वो सारी एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स। और फिर हमारे पास तैयार हो जाती है प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो ये दिखाती है कि अगर ये इवेंट, ये ट्रांजेक्शन पहले हुई होती तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज के दिन में ऐसी दिखती। आज समझ में आती है? कोई और दिक्कत परेशानी? आइए अब एक बेसिक सी 2-4 बातें जो मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूं कि यहां पर हम ऑडिट कर रहे हैं क्या? नहीं, हम बस ये देख रहे हैं कि प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही से प्रेजेंट करी हुई कि नहीं, डिस्क्लोजर्स सही करे हुए कि नहीं, एडजस्टमेंट सही करी हुई कि नहीं। तो हम यहाँ पर ऑडिटर नहीं है, हम यहाँ पर प्रैक्टिशनर है। हम यहाँ पर रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं। क्राइटेरिया यानी कि किस फ्रेमवर्क के हिसाब से हम ये एडजस्टमेंट्स करेंगे, किस फ्रेमवर्क के हिसाब से हम अपनी नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे। इंडिया में सेबी बताती है कि क्या क्राइटेरिया है, लेकिन हम पूरे ऐसे में एप्लीकेबल क्राइटेरिया शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं लगता ना एसएस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, तो एसएस बेसिकली कॉमन ही होते हैं, हर जगह ग्लोबली कॉमन होते हैं। तो इसीलिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ठीक है जी। फिर कौन बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बनाने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि इस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना मर्चेंट बैंकर्स, गोल्डमैन सैक्स, ये सब लोग बनाते हैं। तो हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी लिखेंगे कि भैया जो भी रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, उसने सही से प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स करी हैं कि नहीं करी है। क्या होता है प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? कह रहा है हम ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते हैं जिसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं एज इफ द ट्रांजैक्शन हैड बीन अंडरटेकन ऑन एन अर्लियर डेट। इसका यूज क्या है? कब यूज होती है? ऑफर डॉक्यूमेंट्स में। जब हम ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, तो हम दिखाते हैं ट्रांजैक्शन का इवेंट, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, इवेंट्स का इफेक्ट, कि एज इफ अगर ये ट्रांजैक्शन पहले हो गई होती तो आज इसका ये समाधान निकलता, आज इसका ये रिजल्ट निकलता। फॉर्मेट किस फॉर्मेट में? पीएनएल या बैलेंस शीट की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में हम बना सकते हैं। और पर्पस क्या है? पर्पस खाली इलस्ट्रेट करना है, खाली
समझना, एक फिगर, एक नया पर्सपेक्टिव लेना, इलस्ट्रेट करना है। हम कह नहीं रहे हैं कि आज के टाइम में ये फाइनेंशियल पोजीशन है, हम बस कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो आज ये होता। ठीक है जी, इलस्ट्रेट करना है। एज इफ ट्रांजैक्शन हैज बीन अंडरटेकन ऑन एन अर्लियर डेट, तो बस हम इलस्ट्रेट करते हैं। ये कोई एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाता है। कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपाइलेशन अभी मैंने तुम्हें दिखाया, ये छोटा सा चार्ट कहाँ गया, ये वाला, कि अनएडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, यानी कि जो हमारी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो होंगी, उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट में परचेज, सेल प्लस एनर्जी, और फिर आ जाएगी प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का सोर्स देखेंगे कि भैया कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी है, वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे, और फाइनल जो हमारा प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा उसको प्रेजेंट करेंगे। हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हम एज अ प्रैक्टिशनर उनकी प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं? नहीं, हम बनाने नहीं जा रहे। ये सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल पार्टी की है। प्रैक्टिशनर का सोल काम ये है कि PFFI कंपाइल हो गई तो हम ये देखें कि वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के बेस पे उन्होंने बनाई है कि नहीं बनाई, कि भैया एप्लीकेबल क्राइटेरिया जो था उनका, हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया था क्या वो एक रीजनेबल बेसिस था कि नहीं था। अगला टॉपिक है परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन एंगेजमेंट। सबसे पहले तो हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। आओ जरा एक बारी चार्ट ही दिखाता हूँ तुम्हें इसके लिए भी। हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है वो काम करने की, देखने की कि एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से बना है कि नहीं। फिर हम देखेंगे जो भी प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किसी एक अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। तो वो जो अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन थी वो ऑडिट या रिव्यू हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर हुई थी तो क्या उस पर किसी ने मॉडिफाइड ओपिनियन दी हुई थी, ओपिनियन मॉडिफाइड थी, या फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट थी यानी कि EOM पैराग्राफ था। अगर था तो हम देखेंगे कि लॉ रेगुलेशन हमें परमिट करता है क्या कि हम उस मॉडिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस देते। दूसरा केस हो सकता है कि यार वो तो ऑडिटेड थी ही नहीं, ना अक्वायरर की ना अक्वायरी की, कभी दोनों की ही ऑडिट नहीं थी। तो हम देखेंगे कि क्या हमें सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिल गई, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिल गई क्या समझने के लिए सब कुछ, क्योंकि ऑडिट हुई नहीं यानी कि हमने भी नहीं करी, किसी और ने भी नहीं करी, तो हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल गई क्या ताकि हम प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना सकें। फिर आखिरी में जब आप रिपोर्ट देने लगोगे तो आप देखोगे कि क्या लॉ और रेगुलेशन ने वर्डिंग स्पेसिफाई कर रखी है क्या कि आपको ये ही लिखना है। जैसे हमारे एसए स्पेसिफाई करते हैं कि वी प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ऐसे ही क्या लॉ रेगुलेशन ने कोई वर्डिंग स्पेसिफाई कर रखी है क्या, और क्या वो वर्डिंग, क्या वो ओपिनियन आप लिख सकते हो कि नहीं, आप वो देखो। वही सारी चीजें देखो। सबसे पहले आप देखोगे कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस है कि नहीं। फिर आप देखोगे कि क्या पिछले बार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड थी तो क्या मॉडिफाइड ओपिनियन थी या फिर उसमें EOM पैराग्राफ था। फिर अगर था तो आप देखोगे कि क्या लॉ परमिट करता है उस चीज का रेफरेंस देने को। अगर ऑडिटेड थी नहीं तो आप देखोगे कि क्या हमें सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिल गई। फिर वर्डिंग को लेके, वर्डिंग देखो ओपिनियन की क्या वर्डिंग, क्या लॉ ने वर्डिंग प्रिस्क्राइब की हुई है और क्या प्रैक्टिशनर वो वर्डिंग एक्सप्रेस कर पाएगा क्या, वो देखेगा अपनी नॉलेज के बेस पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी से डिस्कशन करके कि जिस क्राइटेरिया के बेस पे उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट किया है क्या वो क्राइटेरिया सही है, सूटेबल है कि नहीं। और लास्ट में वो एक अग्रीमेंट ले लेगा कि तुम मैनेजमेंट जानते हो और मानते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी है एप्लीकेबल क्राइटेरिया को डिस्क्लोज करना, उसी क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाना और मुझे प्रोवाइड करना एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जिससे भी मुझे बात करनी है एविडेंस लेने के लिए तुमने मुझे उससे बात करने दी है, ये सारी चीजें वो लिख के ले लेंगे। फिर अब वो देख रहा है, पहले तो एक्सेप्ट कर रहा था, अब वो देख रहा है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही बनी है कि नहीं, क्राइटेरिया के हिसाब से बनी है कि नहीं। तो पहला वो देखेगा क्राइटेरिया सूटेबल है कि नहीं। क्राइटेरिया कौन बनाता है, या तो लॉ रेगुलेशन बता देगा या फिर अगर लॉ रेगुलेशन नहीं बताया हुआ तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी खुद अपना क्राइटेरिया भी डेवलप कर सकती है।
तो इसीलिए हमें देखना है कि क्राइटेरिया सूटेबल है कि नहीं। अगर लो रेगुलेशन नहीं बोल रखा है, सेबी नहीं बोल रखा है, फिर तो सवाल ही नहीं है, फिर तो सूटेबल ही है। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने डेवलप करा हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं। हम मटीरियलिटी कंसीडर करेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी कैसे कंपाइल करती है, हम एविडेंस लेंगे कि जो भी अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन थी, जो भी अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन थी उसका सोर्स सही तो था ना, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं थी, क्योंकि उसी में तो हमने एडजस्टमेंट करी और वही गलत होगी तो हमारी फाइनल चीज़ें भी गलत मिलेगी। अगर कोई ऑडिट, कोई रिव्यू नहीं हुआ तो हमें सेटिस्फाई करना है अपने आप को, सारी पूछताछ करके एविडेंस लेके कि भैया सोर्स जो है वो अप्रोप्रिएट था। डिटरमाइन कि क्या क्लाइंट ने अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही से एक्सट्रैक्ट कर ली है सॉफ्टवेयर में से। ऑब्टेन एविडेंस, पहले तो 2-3 पॉइंट्स इसके ऊपर होंगे कि क्या ये सही है कि नहीं, क्या इसका सोर्स सही है कि नहीं, क्या उसने सही से एक्सट्रैक्ट कर लिया कि नहीं। अब एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट के बारे में हम उसकी अप्रोप्रिएटनेस देखेंगे। एडजस्टमेंट्स टू द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट। क्या होती है प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट? बता रहा है कि वो एडजस्टमेंट जो बताती हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो आज ऐसा दिखता। Adjustments to unadjusted financial information that are necessary to be complied on a basis consistent with AFRF and accounting policies। इसने स्टारबक्स को अक्वायर कर लिया तो हो सकता है कि इसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ और थी और इसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ और थी। अब खाली ये जो अक्वायरर है ये अपनी प्रोस्पेक्टिव यानी कि ये अपनी प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहा है, तो हमें देखना है कि सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज इसके हिसाब से हुई हों, सारी एडजस्टमेंट हमने इसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से करी हों। फिर हम इवैल्यूएट करेंगे प्रेजेंटेशन सही है कि नहीं। अदर इंफॉर्मेशन जो भी प्रोस्पेक्टस में साथ में होती है देख लेंगे कि कहीं उसमें कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं, कि हम ऊपर कुछ और कह रहे हैं, फिगर्स में कुछ और लिखा है और नीचे एक्सप्लेनेशन में कुछ और लिखी है फिगर्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि मैनेजमेंट जितनी भी एडजस्टमेंट थी आपने आइडेंटिफाई कर ली है और कंपाइलेशन आपने किया है एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से ही। ओपिनियन पे आओ साहब। अनमोडिफाइड ओपिनियन, जब हमें लगेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया के हिसाब से बनी हुई है तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। अगर लो रेगुलेशन मना करता है, देखो हमें लग रहा है कि कुछ तो दिक्कत है, हमने कंक्लूड किया कि भैया हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है। कहाँ यूज करते हैं प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को? प्रोस्पेक्टस में। पब्लिक के पास जाएगा, पब्लिक पैसे लगाएगी और हम कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही नहीं है, बढ़िया नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन है हमारी। तो लो रेगुलेशन या तो आपको मना कर सकता है कि भैया अगर मॉडिफाइड है तो पब्लिक तक मत भेजो, गलत इन्फॉर्मेशन क्यों भेज रहे हो, पैसा लगा देंगे फिर उनका पैसा डूब जाएगा। तो अगर लो रेगुलेशन मना करता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट इशू नहीं करनी है तो आप मैटर डिस्कस करोगे, उनसे बोलोगे कि भैया चेंजेस कर लो। वो नहीं करते हैं तो या तो विड्रॉ कर लो या लीगल एडवाइस ले लो। अगर लो रेगुलेशन आपको मना नहीं करता, कहते भैया गलत है तो गलत इशू करते, तू बता दे कि गलत है, आगे जिसने पैसा लगाना है वो देख लेगा। अगर लो रेगुलेशन मना नहीं करता, नहीं प्रोहिबिट करता, तो आप इशू कर सकते हो विद अ मॉडिफाइड ओपिनियन। ईओएम पैराग्राफ कब डालते हो आप? पढ़ा था हमने ऐसे 700 वाली सीरीज में। ईओएम पैराग्राफ तब जब आपको लगता है कि किसी मैटर पे आपको उसकी अटेंशन ड्रॉ करनी है, मैटर विच इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, तभी वो इस इंफॉर्मेशन को समझ पाएगा। और ये रेफर ओनली पैराग्राफ होता है। जो मैटर्स ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड होते हैं, जो मैटर ऑलरेडी लिखे होते हैं, हम बस उसकी रेफरेंस देते हैं कि भैया सुन, ये पढ़ लियो, आलसी मत बनियो, इसको पढ़ लियो, ये जरूरी है तेरे लिए। बात समझ में? फिर है प्रिपेयरिंग द अश्योरेंस रिपोर्ट। अश्योरेंस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है? पहला है टाइटल विच इज इंडिपेंडेंट अश्योरेंस रिपोर्ट, एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैरा जिसमें वो बताएगा कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये सोर्स है, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने यहां से निकाली है, स्टारबक्स की भी, रॉयल कैफे की भी। क्या पीरियड कवर है? 1 साल पिछले वाला है ना, और किस क्राइटेरिया के हिसाब से हमने कंपाइलेशन किया है। हम एक स्टेटमेंट देंगे, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी की जिम्मेदारी है उसको कंपाइल करना, हमारी जिम्मेदारी क्या है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि क्राइटेरिया के हिसाब से कंपाइलेशन हुआ है कि नहीं हुआ।
हम एज अ प्रैक्टिशनर जिम्मेदार नहीं है फॉर अपडेटिंग, री इशूइंग एनी रिपोर्ट्स और ओपिनियन ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी कंपाइलेशन में इस्तेमाल हुई है, और हम एक्चुअल आउटकम क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे, उस पर कोई अश्योरेंस नहीं दे रहे। हम एक स्टेटमेंट देंगे कि ये जो पूरी एंगेजमेंट है SAE 3420 के हिसाब से परफॉर्म की गई है। हम स्टेटमेंट्स देंगे कि PFFI यानी कि प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया इन। ये कह रहा है कि हम एक स्टेटमेंट देंगे कि PFFI एप्लीकेबल क्राइटेरिया के बेस पे कंपाइल्ड होता है। हमें क्या करना होता है, हमें प्रोसीजर्स करने होते हैं ये देखने के लिए कि क्राइटेरिया एक रीजनेबल बेसिस तो बताता है ना, और हम उसके लिए एविडेंस लेते हैं कि सारी एडजस्टमेंट्स अप्रोप्रिएटली की गई हैं और एप्लीकेशन उन सभी एडजस्टमेंट्स की प्रॉपर करी गई हुई है। फिर ये कह रहा है कि कौन से प्रोसीजर्स करेंगे डिपेंड करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी पे, कौन से इवेंट्स ट्रांजैक्शन हुए उस पे, और अदर सर्कमस्टांसेस पे कि कंट्रोल्स कैसे हैं कैसे नहीं है, मैनेजमेंट की रेपुटेशन कैसी है कैसे नहीं है। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमने कौन से प्रोसीजर्स करने हैं। फिर ये कह रहा है कि हमारी एंगेजमेंट का काम था ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखना भी, यानी कि हमने ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी देखी कि ये सब स्टिच है, एकदम मामला सही है। फिर हमारी ओपिनियन के फ्रेजेस क्या होंगे कि PFFI हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, हैज बीन प्रॉपरली कंपाइल्ड ऑन द बेसिस स्टार्टेड। किसी में भी हम किसी भी फ्रेज का हम यूज कर सकते हैं। EOM पैराग्राफ भी डाल सकता है 9वें नंबर पे अगर उसको लगता है कि जरूरी है, सिग्नेचर, डेट और प्लेस तो डालता ही डालता है। यहाँ पे सर आपका खत्म होता है SAE 3420 प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसको अपने दोस्तों को भेज दो ठीक है, मेरे को नहीं पता, चुपचाप भेज दो। भेजनी पड़ेगी जब तुमने यहाँ तक देख ली, मतलब तुमको समझ में आ ही रहा होगा सब कुछ। बात ऐसी है सर, देखो चैप्टर आपका हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। कोई भी और दिक्कत परेशानी हो तो ये है मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप कर देना, इस पर फ़ोन मत करना, मतलब कर सकते हो फ़ोन भी पर मेरे से टाइम लेके, ठीक है। तो व्हाट्सएप यहाँ पे कर देना, कोई भी और दिक्कत परेशानी हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी तारीफ़ करनी हो, तारीफ़ का बहुत भूखा हूँ तो कभी भी मैसेज लिख के भेज दो, आई ऑलवेज एक्सेप्टेड, ठीक है। और नोट्स अगर तुम्हें चाहिए तो टेलीग्राम चैनल CA विद चिराग पे मिल जाएंगे, बिना स्पेस के इसको सर्च करना आ जाएगा, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से भी नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। क्या ये नोट्स पूरे हैं सर, सफिशिएंट है सर? बिल्कुल सफिशिएंट है। मैं टीचर हूँ, मेरे को रिजल्ट निकालना है, तो मैं तुम्हारे लिए वो ही चीज़ लाऊंगा जिससे रिजल्ट बढ़े। मेरा कंफर्ट नहीं है, मैं तो पढ़ के पास हो चुका हूँ ना, तुम्हारे लिए जो सही है वो सारी चीज़ें मैं करूँगा, ठीक है जी। तो ये नोट्स 100% सफिशिएंट है, आप इसको पढ़िए, बिंदास होके पेपर देने जाइए, कोई और दिक्कत परेशानी नहीं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा, लव यू ढेर सारा, बाय बाय। हाँ जी, देख ली वीडियो, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। और जाने से पहले एक छोटी सी दिल की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। जब मैं इंटरमीडिएट में फेल हो रहा था ना, मैं एक बार फेल हुआ, फिर मैंने मेहनत करी तो मेरा फर्स्ट ग्रुप निकला, फिर सेकंड ग्रुप में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं पास हो जाऊंगा। मैंने तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और फिर रिजल्ट आता है उसी इंग्लिश की क्लास में और मैं फेल हो गया सेकंड ग्रुप। और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करता था, जितना मैं सुबह उठने से लेके रात को सोने तक पढ़ाई करता हूँ, हमेशा से करता आया हूँ। मैंने दिन में 9-9 घंटे की क्लासेस देखी हैं, एक कुछ दिन तो 12-12 घंटे की क्लासेस भी अटेंड करी हैं, क्योंकि तब 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, एक दिन में 2 से 3 की क्लास, 3 सब्जेक्ट की क्लास हुआ करती थी, और कभी कभी 4 सब्जेक्ट की भी हुआ करती थी। तो 3 घंटे की एक क्लास एवरेज हुआ करती थी। तो मैं सुबह से लेकर रात तक ट्यूशन्स पे होता था, पढ़ रहा होता था, समझ रहा होता था चीज़ों को। दोस्त मेरे नहीं थे बहुत ज़्यादा, ना ही मेरे को बनाने आते थे। आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गाय। और
कॉन्फिडेंस मेरा जमीन के नीचे जा चुका था। 12th क्लास में मेरे नंबर बहुत कम आए थे, अकाउंट्स मुझे रत्ती भर भी समझ नहीं आता था, हेल्प मांगने के लिए कोई था नहीं, यूट्यूब इतना पॉपुलर था नहीं। बट आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, डीमोटिवेटेड। मैं इंटरमीडिएट के पेपर से पहले शंकर भगवान के मंदिर में गया था ये बोलने कि देखो अकाउंट्स आप संभाल लेना, बाकी 3 सब्जेक्ट मैं संभाल लूंगा। 4 हुआ करते थे। तो रिजल्ट आया अकाउंट्स वाले पेपर वाले दिन ना, जो मैं सुबह पढ़ के गया लगभग वही आ गया। उसमें 50-60 मार्क का पेपर आ गया भाई साहब। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मेरे को ये तो सुबह ही पढ़ा था, भगवान ने मेरी सुन ली। तो पेपर आ गया वैसा सा और मैं लिख आया बढ़िया। बाकी 3 पेपर मेरे को आते ही थे। रिजल्ट आया अकाउंट्स में तो मेरे आ रहे हैं 55-56 नंबर, एग्जामिनेशन नहीं आई, 56-56 कुछ नंबर आए थे। बाकी तीनों में 40 भी टच नहीं हो रहे। ठीक है, तो मैंने भगवान से जो मांगा भगवान ने मेरे को वो दे दिया, लेकिन औकात भी याद दिला दी। तो मेरे को बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हुई। मेरे को 12th में SRCC जाना था। मैं मंदिर में पता नहीं कितनी ही बार गया, मैंने बोला कि मेरे को 12th में SRCC जाना, बट 12th में मेरे कुछ 82% नंबर आए थे। अकाउंट्स मेरे को आता ही नहीं था। तो विद एवरी फेलियर मेरे को याद है कि ऐसे बहुत दिन आते थे मेरे जीवन में जब मैं पूछता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि मैंने क्या बिगाड़ा, क्या है कि हर खराब चीज मेरे साथ ही क्यों होने में लगी है, कि मैं इतनी मेहनत कर तो रहा हूं, कि मुझे बताओ ना कि मैं और क्या कर दूं, जान दे दूं क्या आपने निकाल के, कि मेरे साथ ही इतना खराब क्यों। मैं बिग 4 में जाना चाहता था। सपने तो देखो सभी देखते हैं, मैं भी देखता था पहले SRCC। जो सपने टीचर्स ने दिखा दिए वो सपने हमने देख लिए, जो सामने वाले ने बता दिया कि भाई ये एक बहुत बड़ी चीज है वो हमने सोच लिया, समझ लिया, सुन लिया और अब वहां जाने का मन बना लिया। फिर बिग 4 में जाना था, फिर अटेम्प्ट्स लगे, 1 लगा, 2 लगा, तो मुझे पता चल गया कि भाई बिग 4 में तो नहीं जा पाएंगे। और फिर एक छोटी सी फर्म यहाँ पे ज्वाइन कर ली रोहतक में। फिर था कि चलो हम अपना कुछ करेंगे और थोड़े बहुत जो भी पैसे मिलेंगे उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बड़े इन्वेस्टर बनेंगे। 5,000 रुपये के स्टाइपेंड से पता चलता है ज्वाइन करने के बाद कि स्टाइपेंड के नाम पे 0 मिलता है, वहाँ कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, 1,000 रुपये भी नहीं मिलता। तो मेरे को बहुत खराब सा लगा। मैंने कहा दोस्तियाँ करेंगे, बच्चे ही नहीं थे वहाँ पे ज़्यादा कोई। तो एवरीथिंग दैट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग वॉज गोइंग रॉन्ग। मेरे को ऐसा लगता था कि यार क्या खराब जीवन है, क्या खराब कोर्स है, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। बट सडनली वन फाइन डे जब मेरे इंटर क्लियर हो गया था, मैं आर्टिकलशिप ढूंढ रहा था, तो लक बाय चांस की बात है, एक रैंडम अपॉर्चुनिटी आती है EY में। मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और मेरी EY में आर्टिकलशिप लग जाती है। मैंने भगवान को, मेरे को याद है कि आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में हाथ जोड़ के बोला, इंटरव्यू बाहर गया था, तो मैंने कहा भगवान जी आपने जीवन में मेरी कोई बात नहीं सुनी है, अब मेरे को ये आर्टिकलशिप चाहिए और आगे का मैं देख लूँ, मुझे नहीं पता। तो मेरे को वो आर्टिकलशिप मिल गई, ठीक है। चलो उसके बाद बहुत खराब चीजें हुई भाई में। वैसे पहले 6 महीने इतनी खराब टीम मिली ना मेरे को कि मैंने फिर एक दिन, मेरे को याद है कि मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ा था और मैं भगवान से कहता कि भगवान जी मैंने एक चीज आपसे मांगी थी, आपने वो दे तो दी, लेकिन इससे बढ़िया तो नहीं देते अगर आपने ये सभी करना था मेरे साथ। तो बहुत खराब कल्चर था, बहुत टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट था। पूरे EY में नहीं था, 6 महीने के लिए एक ऐसी टीम में था मैं जिसमें था। फिर जब वो 6 महीने के बाद टीम चेंज हुई तो मेरा जीवन काफ़ी अच्छा चला। फिर फाइनल्स आए, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था पढ़ाई से कि मैंने 2 साल कोई पढ़ाई, मैंने किताब ना हाथ लगाई ना कोई ट्यूशन ली। फाइनल्स एकदम से आए और एकदम से तो क्या है, मेरे को पता ही था कि आने हैं, पर मैं यूट्यूब कर रहा था कि मैं तो बड़ा यूट्यूबर बनूंगा। 2 साल मैंने वीडियोस बनाई, कुछ नहीं हुआ उनका। और फिर फाइनल में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर लिया। तो जब वो इंटरमीडिएट में मैं फेल हो रहा था ना, तो मेरे को पर्पस नहीं समझ में आ रहा था। वो 12th क्लास में जो मेरा कॉन्फिडेंस 0 से भी नीचे कर दिया था ना एक अकाउंट्स के टीचर ने, मेरे को पर्पस समझ में नहीं आ रहा था। वो जो मैं इतना अकेला रह गया था ना कि मेरे सारे दोस्त साइंस साइड में चले गए थे, मेरे को कॉमर्स टीम में धकेल दिया गया था, मेरे को उसका पर्पस समझ में नहीं आता। लेकिन एज इवेंचुअली लाइफ मूव्ड ऑन, ईयर्स पास्ड बाय,
तो मेरे को हर एक चीज का पर्पस समझ में आ गया कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना नीचे क्यों गया था, ताकि मैं अपने आप को फिर से बिल्ड कर सकूं। और जब मैं बिल्ड कर लूंगा, जब मैंने बिल्ड किया, तो उसके बाद जीवन में मेरे कॉन्फिडेंस को कोई हिला नहीं पाया। फिर उसके बाद चाहे कितने लोगों ने कितनी बातें कही हो, पर मुझे पता था कि मैं क्या हूं, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है और मैं क्या कर सकता हूं। मेरे को किसी के वैलिडेशन की नीड ही खत्म हो गई। मुझे पॉइंट समझ में आया कि फेलियर्स इसीलिए आए थे ताकि मैं उनको समझ समझ के अपनी गलतियां सुधार सकूं। तो आज मुझे पता है, आई कैन बेट ऑन माई सेल्फ कि मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, आई कैन डू इट अ लॉट बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि मुझे पता है कि गलतियां ढूंढनी कैसे है, उनसे सीखना कैसे है। जब मैं EY में सिलेक्ट हुआ तो मुझे पता है कि अगर उस एग्जैक्ट डेट पे मैं वहां नहीं होता तो मैं कभी किसी बिग फॉर में आर्टिकलशिप नहीं कर पाता। EY वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। तब से मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूं कि भाई प्लीज बिग फॉर ज्वाइन करो अगर मौका मिल रहा है तो जब हम स्टॉर्म के बीच में होते हैं, जब हमारे जीवन में तकलीफें आ रही होती हैं, समस्या से घिरा होता है, हमें समझ नहीं आता उस चीज का पर्पस। लेकिन एज द ईयर्स पास बाय हमें वो सारी चीजें सही बैठने लगती हैं। स्टीव जॉब्स बोल के गया था ना अपनी स्पीच में, वर्ल्ड फेमस स्पीच में, कि द डॉट्स विल कनेक्ट इवेंचुअली, बट द पॉइंट इज कि आप आज फ्यूचर को नहीं देख सकते और फ्यूचर में डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। डॉट्स तभी कनेक्ट होंगी जब फ्यूचर में आप चले जाओगे, पीछे देख के पास्ट में ही डॉट्स कनेक्ट हो सकती हैं। तो आज जो भी आपके जीवन में समस्या है, मैं बस आपको ये कह सकता हूं कि भाई ट्रस्ट द प्रोसेस। और मैं तुमको बहुत बार बता चुका हूं कि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई, अपनी छोटी बहन मानता हूं। तो मैं अपने छोटे भाई को बिल्कुल यही एडवाइस दूंगा जो मैं तुम्हें दे रहा हूं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, थिंग्स विल इवेंचुअली फॉल इनटू प्लेस। हाँ, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। मेहनत तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है, वो तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हें करना है। उसके बाद एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस एट इट्स ओन टाइम। मैं ये भी बता सकता हूं कि तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, मैं पिछले 2 साल से इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। हर टीचर करता है, मैं मानता हूं हर टीचर करता है, बट मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। हर चीज जो मैं सोच सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, बट स्टिल नथिंग इज हैपनिंग। अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे भी सेल्फ डाउट आता है कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा इस करियर में, करियर बनेगा नहीं बनेगा, मार्केट खराब है, ये है वो है, वापस जॉब कर लेनी चाहिए क्या। पर मुझे पता है, देखो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो अगर मैं करता रहूंगा, थिंग्स विल इवेंचुअली फॉल इनटू प्लेस एंड हु नोस, आई माइट बी द बिगेस्ट टीचर ऑफ इंडिया। विजन तो मेरा यही है, सपना भी मेरा यही है, काम भी मैं कर रहा हूं। वो कब होगा मुझे नहीं पता, बट वो होगा। थोड़ा सा भरोसा और ढेर सारा काम। दिस इज व्हाट ऑल यू हैव टू डू। काम तुम कर रहे हो, भरोसा तुम करना चालू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वही वाली बात है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो बस भाग्य में तुम्हारे को लिखा हुआ है, भाग्य में सबका भाग्य है। देखो, हर इंसान का पीक आता है, हर इंसान के जीवन में वो वक्त आता है जब उसके पास सब कुछ होता है जो उसने एक दिन कभी सोचा था। तो तुम्हारे भाग्य में भी वो आएगा, कब ये नहीं बता सकता मैं, पर जब तक वो नहीं आता तब तक तुम्हें अपने हाथ से मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक तुम्हें अपना एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। तो तुम उदास मत हो। मैं बच्चों को दुखी देखता हूं तो मुझे बहुत दुख लगता है कि यार, और वो अपनी जगह पे सही है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं पर उन्हें कुछ मूव होता हुआ, कुछ रिजल्ट, कुछ चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा जीवन में। पर आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। बट दिस इज हाउ लाइफ इज। you'll have to wait, you'll have to put in effort, and then one day come और आपको एकदम से ऐसे क्लिक होगा वो कुछ और आपका काम बन जाएगा। फिर चीजें आपके हिसाब से चलेंगी और आपने जो जो चीजें सोची थी वो सब आपको मिलेगा। बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस।
वो डिग्री भी आपके नाम होगी। मैंने देखा अपने दोस्तों को 7 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट, इंटर में भी, फाइनल में भी, बट इवेंचुअली दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वांटेड। एंड अचीव्ड का मतलब मैं सिर्फ डिग्री की बात नहीं कर रहा, इवेंचुअली दे हैव अचीव्ड, दे हैव मेड द लाइफ दे वांटेड। और फालतू की बातें हैं कि 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा लग गए तो वर्थ नहीं होती है, ये नहीं होती है, वो नहीं होती है, सब होता है, सब होता है। अ CA इज अ CA। अटेम्प्ट्स नहीं पूछता आपसे कोई बाद में, ये सब हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमारे बीच के कंपैरिजन, क्योंकि हम अपने पीयर से एट बेस्ट बस इसी चीज़ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई फलाने के इतने अटेम्प्ट और मेरे इतने। हमारे पास कोई कंपैरिजन का डेटा नहीं है। बाहर रियल लाइफ में किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके कितने अटेम्प्ट है कितने नहीं है, आप काम करके दे रहे हो, रिजल्ट ला रहे हो, दे विल वैल्यू यू। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR1 लाए हो और आप काम नहीं हो रहा आपसे, दे विल नॉट वैल्यू यू, सीधी सी बात, ठीक है। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने भगवान जी के सामने तुम हाथ जोड़ो, bow down to him, give him a thank you and get back to your work। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा, बाय बाय।